जय श्री राम भाई, आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके एग्जाम की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए ही आप लोगों को ये सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिलहाल इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डाटा सफिशिएंसी के चैप्टर की। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया है भाई सीजीएल मेंस के लिए भी। और हम लोग बात करें रेलवे में तो काफ़ी पूछा ही जा रहा है और आजकल स्टेट एग्जाम में भी इसको पूछने लग गया। जैसे कि मैं बात करूँ, इस साल DSSB के एग्जाम में पूछा गया है भाई, या बाकी कोई और एग्जाम भी होते हैं, एनवीएस के एग्जाम में पूछा गया है भाई। तो ऐसे सवाल है, मतलब ऐसा चैप्टर है जो कि पूछा जाता है आजकल। और फिर स्टेटमेंट वाली यूनिट है तो भाई इंपॉर्टेंट हो ही गया है अपने आप में, क्योंकि स्टेटमेंट वाली यूनिट तो आजकल बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, जिसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन है और आर्ग्यूमेंट है, अजर्सन है, रीजन एंड अजर्सन है। तो वो चैप्टर जो है वो सेम उसी यूनिट का चैप्टर है ये, ठीक है। बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है भाई। मैं बात करूँ ना, अब तक जो चैप्टर तुम लोगों ने पढ़ लिया उन सभी को जोड़ दूं तो ये चैप्टर अपने आप में बन जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि सभी को जोड़ दूं तो बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब भाई सीधा इसका ना ये हुआ कि जैसे कि मैं बात करूं भाई, ब्लड रिलेशन एक चैप्टर है अपने पास, ठीक है जी। तो ब्लड रिलेशन यहाँ पे आ गया। मैं बात करूं डाइस की, तो डाइस यहाँ पे अपना एक चैप्टर होता है, डाइस के क्वेश्चन यहाँ से आ गए भाई। मैं बात करूं सिटिंग अरेंजमेंट की, मैं बात करूं रैंकिंग की, मैं बात करूं पजल की, मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग की, और एज का चैप्टर हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, ठीक है। तो जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को अगर हम लोग जोड़ दें, या वो सारे के सारे चैप्टर अगर आप लोगों ने सीख लिए हैं, जो कि हम लोग सीख चुके हैं, तो उसके बाद हम इस चैप्टर पर आ सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे चैप्टरों के नाम लिखने थे मेरे को। लिखने से अच्छा भाई मैंने यहाँ पे तुम लोगों को बोल के बता दिया है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया भाई, ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग हो गया भाई, पजल हो गया जी, ठीक है। और मेन मेन चैप्टर में और क्या बच गया यार, बिल्कुल भूल गए हम लोग तो। डिसीजन मेकिंग भी आ सकता है बेटा, लेकिन डिसीजन मेकिंग ना बैंकिंग में आया, क्योंकि बैंकिंग में ना फिर ये सवाल काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो ये सिर्फ बैंकिंग में आएगा फिर, ठीक है जी। डिसीजन मेकिंग इस चैप्टर के अंतर्गत, क्योंकि डिसीजन मेकिंग ही बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, पूरे स्क्रीन पर स्टेटमेंट ही दिखती है, लिखा हुआ पैराग्राफ सा, अनसीन पैसेज जैसा कुछ लिख रखा होता है, ठीक है। वो काफ़ी लेंदी बना देगा, तो वो सिर्फ बैंकिंग में आएगा, मेंस में आएगा, प्री में तो बैंकिंग में भी नहीं आता है वो तो, लेकिन वो चैप्टर आ सकता है। और हम लोग किसकी बात करें भाई, मिरर इमेज, वोटर इमेज जैसे चैप्टर यहाँ पे होंगे नहीं, क्योंकि वहां से तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए, कुछ ये चैप्टर हैं, इसके अलावा कुछ चैप्टर तो बहुत सारे हैं यार, लेकिन फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा है। हालांकि हर महीने पढ़ा देते हैं उन चैप्टर को, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि तुरंत जो है वो याद नहीं आ पा रहे। मेन मेन चैप्टर थे वो मैंने बता दिए हैं। एज हो गया था भाई, एज रहता था वो हमने लिख दिया। चलो, सामने भाई देख पा रहे हो बेटा, तो ये क्वेश्चन बाद में कराऊंगा। ये ऑप्शन है 4, हिंदी इंग्लिश में लिखे गए हैं, ठीक है। और दोनों ही भाषाओं में लिख रखा है। ऑप्शन होते हैं बेटा 5, 5 ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे 4 लिखे गए हैं, 4 अगली स्लाइड पर, मतलब एक ऑप्शन जो यहाँ पे छूट गया वो अगली स्लाइड पर है। वो हम लोग नहीं नहीं नहीं, वो इस सवाल में नहीं, वो इस सवाल में है भाई। ये रहे जी 4 ऑप्शन। और बेटा यहाँ पे छूटता है जी, देखो 1 2 3 और 4 हो गया बेटा है मेरे बच्चे, और एक ही आइदर वाला होता है, ठीक है जी। 5 ऑप्शन होते हैं, हालांकि क्यों मैं 5 ही कह रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत में चैप्टर जो है ना वो बैंकिंग में आता था भाई। अब जो है ये बाकी एग्जाम में भी आने लगा है कुछ सालों से, तो ठीक है भाई। 5 ऑप्शन होते हैं, 5 ही ऑप्शन यहाँ पे हैं। हम पांचों की बात कर लेते हैं कि किस केस में किसको अपने को चूज करना होगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बेटा यहाँ से। कुछ देखो, इसकी बात करते हैं सबसे पहले। स्टेटमेंट 1 एलोन इज सफिशिएंट, मतलब कि सवाल पूछा गया, हाउ इज दामिनी रिलेटेड टू भोला। दामिनी भोला की क्या लगती है, भोला की बेटी है, भोला की माँ है, भोला की बहन है, क्या है ये बताना है। अगर सिर्फ यहां से आंसर आ जाए कि दामिनी भोला की ये लगती है, तो हम लोग चूज करेंगे इसको। सिर्फ यहां से आंसर आए तो, कि पहली स्टेटमेंट से ही आंसर आ गया जी, दूसरी की तरफ नहीं गया, दूसरी से आंसर नहीं आया, ठीक है जी, तो इस केस में हम लोग यूज करेंगे। अगर सिर्फ पहली स्टेटमेंट से आंसर आता है तो हम ऑप्शन नंबर बी को चूज कर लेंगे भाई। चलिए जी, अगर सिर्फ दूसरी से आंसर आता है, पहली से आंसर नहीं आता है, तो हम इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे बेटा। इसको, जब स्टेटमेंट सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट से आंसर आ जाए और पहली से आंसर ना आ पाए, तो हम इस वाले ऑप्शन को यूज करते हैं। मेरे हिसाब से बात समझ में आई, ठीक है जी। ये बात यहां पे कहता है जी वो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तीसरे में कहता है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर
ये रहा जी, टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है जी, जब दोनों से ही आंसर आ जाए, सॉरी, जब दोनों के मिलाने से आंसर आए, मतलब कि किसी की उम्र पूछ रखी है भाई, उम्र नहीं, ये रिलेशन ही पूछ रखा है कि क्या लगेगी भाई, आधा आंसर ऊपर से बने और आधा आंसर जो है वो नीचे वाले से बने, आधा आंसर नीचे वाले से बनेगा भाई, दोनों को जोड़ने पर पता चलेगा दामी, मतलब यहां से तो आ गया जी दामिनी के बारे में, यहां से आ गया जी भोला के बारे में, दोनों को जोड़ दिया तो पता चलेगा कि दामिनी जो है वो भोला की माता है। दोनों को जोड़ दिया, इसकी बात को भी जोड़ दिया, इसकी बात को भी जोड़ दिया, तो क्या है कि दोनों टुगेदर, दोनों को एक साथ रखने से आंसर आएगा। ये बात समझ में आ गई, पक्का क्लियर हो गया जी। तो चार ऑप्शन की बात हम लोगों ने यहां पे कर ली है। तो अब बचता है भाई आइदर और, आइदर और की बात कर लेते हैं। आइदर और में क्या है, आइदर और क्या है कि जब पहली से भी, सिर्फ पहली से भी आंसर आ जाए, सिर्फ पहली से भी आंसर आ जाए, सिर्फ दूसरी से भी आंसर आ जाए, सिर्फ पहली से भी आंसर आए, सिर्फ दूसरी से भी आंसर आए, तो हम लोग यूज कर लेते आइदर और, कि भैया आंसर का पता लगाने के लिए या तो आप पहली से आंसर का पता लगा लो या दूसरी से पता लगा लो, पहली से भी आंसर आएगा, दूसरी से भी आंसर आएगा। ठीक है जी, हो गई, ये बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब जो सवाल मुश्किल बनेगा वो क्या बनता है, वो सवाल मैं बताता हूं मुश्किल क्या बनता है आइदर और में। भाई सेम सवाल है, ठीक है जी। अच्छा, स्वाति रिलेटेड टू नमिता, मान के चले स्वाति जो है वो नमिता की क्या लगेगी, यहां से आंसर आया सिस्टर, यहां से आंसर आया जी मदर। अब तुम लोग सोचो कि सर स्वाति तो एक ही चीज हो सकती है नमिता की, या तो वो नमिता की बहन लग सकती है या नमिता की मदर लग सकती है, तो अब इस केस में क्या करेंगे, क्या आंसर होगा, क्या हमारा गलत है? नहीं भाई, आपका गलत नहीं है बेटा। आपका बेटा क्या कह रहा था मैं, बेटा एक दो ऑप्शन और समझाने मेरे को, ठीक है। हाँ, मैं आंसर की बात कर रहा था कि आपका पहले से आंसर कुछ हो रहा है, दूसरे से आंसर कुछ हो रहा है, तो क्या करे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चैप्टर में आंसर से मतलब है एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, पॉसिबिलिटी नहीं ना, पॉसिबिलिटी छोड़ दे भाई, संभावनाओं में तो बात करेंगे नहीं इस चैप्टर में, एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, चाहे आंसर कुछ भी आ जाए। मान के चलो पूछ रहा जाए, कहीं पे सवाल लिख रखा है, तिकड़मबाजी लिख रखी है, 5-6 लाइन लिख रखी है, एक स्टेटमेंट यहां, एक स्टेटमेंट यहां लिख रखी है, और पूछ रखा है हैप्पी सर की उम्र कितनी है, एक से आ जाए कि उम्र 21 साल है, और दूसरी स्टेटमेंट से आए कि उसकी उम्र 48 साल है, 48 ईयर है, तो क्या करें? गलत है क्या? तुम लोग सोचो सर उम्र तो एक ही हो सकती है, अरे नहीं भाई छोड़ दे, तेरे को आंसर लेके आना है, चाहे आंसर कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आंसर आना चाहिए एग्जैक्ट आंसर। ऐसा नहीं कि पहली से तो आंसर आ गया कि हैप्पी सर की उम्र है जी 21 साल, और दूसरे से आंसर आ रहा है कि या तो 48 है या 50 साल उम्र है, दोनों में से कुछ एक है, तो क्या भाई ये फिर गलत है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है, संभावना बच गई, पॉसिबिलिटी बच गई, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाया तेरे पास, एग्जैक्ट आंसर आया सिर्फ पहली स्टेटमेंट से। तो दोनों स्टेटमेंट से आंसर कुछ भी आए अपने को फर्क नहीं पड़ेगा, बस एग्जैक्ट आना चाहिए, पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये बात का अपने को यहां पे ध्यान रखना है। जैसे इस केस में था, सिस्टर आया मदर आया, दोनों के दोनों ठीक है, दोनों से आंसर आ गया, घबराना मत कि सर एक ही हो सकता है, छोड़ दे भाई, तेरे को सिर्फ एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तेरे को एक जवाब चाहिए, सच्चा जवाब चाहिए तेरे को, वो आ गया, बात खत्म। अब वो ठीक है नहीं है, कैसे हो सकता है कैसे नहीं, उसको छोड़ दे भाई, आंसर से मतलब है मेरे को, आंसर मेरा आना चाहिए, ये हो गया जी। और बेटा शायद मैंने समझाते वक्त ना तुम लोगों को तो गलती कर दी थी, मैंने बोल दिया था क्या बोल दिया था मैंने ना, नहीं मैंने समझाया सही था, ये मैंने आइदर और था, जब दोनों से आंसर आ जाए तो हम किसी को भी चूज कर लेंगे, जब सिर्फ सेकंड से आया तो इसको चूज करेंगे, जब फर्स्ट से आया तो इसको चूज करेंगे, जब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, और ये आधा सवाल है इसमें टुगेदर होना चाहिए था कि दोनों को जोड़ने से आंसर आएगा, तो वो उस केस का आंसर यूज करेंगे। एक और भी सवाल हो सकता, एक और भी ऑप्शन होता है बेटा जो शायद यहाँ पे नहीं लिखा गया है, और शायद वो आगे भी नहीं है, ठीक है, जहां पे ना ये काम होगा कि ना पहले से आंसर आए ना दूसरे से आंसर आए, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे यार, वो एग्जैक्ट पता नहीं इस फॉर्मेट में क्या है, तो वो भी अगर कहीं पे सवाल होगा तो हम लोग देख सकते हैं। फिर इतना मतलब समझना, ना तो स्वाति का यहां से आंसर आ पाया, ना स्वाति का यहां से आंसर आ पाया, भाई यहां से भी पॉसिबिलिटी बच गई, या डाटा ही नहीं दे रखा कि हम उसको कनेक्ट करके रख पाए, तो इससे आंसर नहीं आ पाएगा, भाई यहां से भी पॉसिबिलिटी बन गई,
या फिर क्या है, डाटा ही पूरा नहीं दे रखा कि हम उसके ऊपर जा पाए, मतलब उसके आंसर तक जा पाए हम लोग, तो क्या करेंगे, यहाँ भी पॉसिबिलिटी यहाँ भी पॉसिबिलिटी, इसका मतलब ना पहली से आंसर आया ना दूसरी से आंसर आया, तो उसको भी इंग्लिश में बेटा कैसे बोलते हैं वो पता नहीं, और हिंदी में तो पढ़ ही लोगे तुम लोग कि ना जब ना पहली से आंसर आए ना जब दूसरी से आंसर आए, तो उस ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। चलिए भाई, ये थी सारी की सारी बातें इसके इंट्रोडक्शन की। ऑप्शन समझानी जरूरी थी मेरे को, क्योंकि फिर मैं जब सवाल करूंगा ऑप्शन कराऊंगा तो तू कभी किसी को टिक कर रहा हूँ, कभी किसी को टिक कर रहा हूँ। दूसरी बात क्या रहेगी, दूसरी बात ये रहेगी कि तुम्हें लगेगा सर आप तो ना इतने बड़े बड़े ऑप्शन, हमने तो कभी इतने बड़े ऑप्शन देखे ही नहीं थे। भाई इस चैप्टर में इतने बड़े ऑप्शन आते हैं, ठीक है, और बहुत जगह तो मैंने खुद से छोटे करवा रखे ऑप्शन कि भाई टाइपिस्ट तू भी आराम कर थोड़ा सा, क्यों इतने बड़े बड़े उसको लिख रहा है। चलिए भाई, सवाल की तरफ है। हाउ इज स्वाति रिलेटेड टू नमिता। बेटा ये वीडियो ना उन्हीं के लिए है जिन्होंने सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं, ठीक है मेरे बच्चे, तो उन्हीं के लिए है भाई ये। इसके अलावा जिन्होंने एक भी चैप्टर मिस कर रखा है वो हो सकता है उस चैप्टर का सवाल यहाँ नहीं देख पाएगा। जैसे कि आपको रैंकिंग नहीं आता है भाई, रैंकिंग नहीं आता है, जब मैं यहाँ पे रैंकिंग का सवाल कराऊंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये कैसे कर दिया टीचर ने, इसको तो समझ ही नहीं आया। नहीं आएगा भाई, हर चैप्टर की नॉलेज लेने के बाद ये चैप्टर करना चाहिए अपने को, ठीक है। मैं मानता हूं आप बच्चों को हर चैप्टर की नॉलेज है, नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता पाऊं, अपने काम का बता पाऊं भाई, बाकी पूरा चैप्टर तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। स्वाति's हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ नमिताज मदर, ठीक है जी। एक मिनट बेटा, एक मिनट का समय मैं और ले और वो इसलिए ले भाई मैं एक मिनट का समय कि ना हिंदी में पढ़ लो मेरे बच्चे। क्या बात हो गई भाई, ये हिंदी में पढ़ ले बेटा, जिसकी हिंदी है वो हिंदी में वीडियो को पॉज कर ले, पढ़ ले, और फिर भाई मैं इंग्लिश में आऊंगा। चलिए, हाउ इज स्वाति रिलेटेड टू नमिता। क्वेश्चन का है कि स्वाति नमिता की क्या लगेगी। आंसर है जी, स्वाति's हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ नमिताज मदर। नमिता, पता है आप लोगों को मैं फीमेल के लिए सर्कल यूज करता हूं, मेल के लिए ट्रायंगल यूज करता हूं, कोई मैरिड है तो मैं प्लस यूज कर देता हूं, अनमैरिड है तो दोनों को अगर सेम जनरेशन पर है तो दोनों को साथ साथ रख देता हूं, थोड़ा सा गैप रख के, बीच में प्लस का यूज नहीं करता हूं। आप लोग कुछ भी करते हो ठीक रहे, प्लस माइनस मत लिख देना कि नमिता माइनस और पुरुष के लिए पी लिख दिया और शादी के लिए भी पी लिखोगे तो भाई एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि प्लस बीच में जो प्लस लिखा था वो है कौन सा, वो कौन छोड़ के बाकी कुछ भी कर लो, ठीक है जी। तो नमिताज मदर, नमिता की माँ, स्वाति's हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ, नमिता की माँ का इकलौता लड़का कौन है, ये लड़का कौन है, ये लड़का है जी स्वाति का हस्बैंड है जी, स्वाति का हस्बैंड है, ये बात है जी। तो पूछता है स्वाति नमिता की क्या लगेगी, तो स्वाति नमिता की क्या लग रही है, नमिता और उसका भाई और उसकी भाभी, तो सब स्वाति क्या लगेगी, स्वाति लगेगी जी भाभी नमिता की, तो सिस्टर इन लो आंसर आ गया भाई साहब पहले से। चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं। स्वाति's ब्रदर, स्वाति का भाई, तो स्वाति का भाई एंड नमिताज हस्बैंड, और नमिता का हस्बैंड ये रहा आर कजन, कजन है भाई, वो चचेरे भाई हैं या कुछ भी हैं, ये आ गया। हाउ इज स्वाति रिलेटेड टू नमिता, तो स्वाति जो है वो नमिता की क्या लगेगी। अब सीधी सी बात है भाई, तो होना क्या चाहिए, अब चैप्टर ही ब्लड रिलेशन है तो ब्लड रिलेशन में कजन कहां से आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कजन आ सकता है, कजन आ सकता है, तो हो सकता है दोनों चाचा के भाइयों, चचेरे भाइयों, तो भी क्या होगा, तो भी एक मिनट, स्वाति's ब्रदर एंड नमिताज हस्बैंड, ओके अब बनेगा भाई नमिता का हस्बैंड, ठीक है जी। तो स्वाति रिलेटेड टू नमिता, स्वाति जो है नमिता की क्या लगेगी, तो नमिता की ननद लगेगी भाई, ननद, क्योंकि जब ये हस्बैंड हो गया, हस्बैंड के चाचा का लड़का जो है वो इसका नमिता का देवर हो गया, देवर की बहन क्या होगी, उसकी ननद होगी भाई। तो स्वाति जो है ये स्वाति नमिता की क्या लगेगी, ननद लगेगी भाई। और इंग्लिश में तो उसको सिस्टर इन लॉ ही बोलते हैं हम लोग, पहले से भी सिस्टर इन लॉ, दूसरे से भी सिस्टर इन लॉ, लेकिन डाटा यहां कुछ और था, यहां डाटा कुछ और था,
ऊपर वाले सन में क्या था, ऊपर वाले क्वेश्चन में स्वाति की शादी करा रखी थी और नीचे वाले में जो है नमिता की शादी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, डाटा बदल भी गया तो मैंने पहले ही कहा है आंसर एग्जैक्ट आंसर से मतलब है मेरे को ये मतलब नहीं है कि क्या आएगा, एग्जैक्ट आंसर से मतलब है। एग्जैक्ट आंसर आ गया भाई। तो बोथ आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, दोनों के दोनों सफिशिएंट है। नहीं बेटा नहीं, बोथ का मतलब होता है दोनों जोड़ने पर, बोथ नहीं आइदर, या तो पहले से आंसर आ जाएगा या दूसरे से आंसर आ जाएगा। तो पहले से भी आंसर आ रहा है, दूसरे से भी आंसर आ रहा है। ऐसा ही है कुछ। आइदर एक और दो इज सफिशिएंट। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई? ओके, जब मैं समझा रहा था तब का लिखा हुआ है ये। चलिए इसकी बात करते हैं। हाउ इज दामिनी रिलेटेड टू भोला? उससे पहले बेटा हिंदी पढ़ लो, ये रहा जी। ठीक है, और भाई साइड में हो गया, अब पढ़ लो बड़े आराम से। चलो जी, सवाल करते हैं। दामिनी जो है भोला से किस प्रकार संबंधित है? टीका हैज ओनली वन सन, टीका का इकलौता बेटा है वन सन भोला, अच्छा एक ही सन है भोला, एंड ओनली वन डॉटर कमला, और एक बेटी है इसकी जी कमला। चलिए जी, टीका का पता नहीं, टीका नाम से अब पता नहीं चल रहा, मेल का भी नाम है फीमेल का भी नाम हो सकता है। ठीक है जी, तो भाई साहब पहले से तो आंसर नहीं आ पाया। स्टेटमेंट वन इज एलोन, ना भाई एलोन तो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है जी, चलिए बेटा मैं उसकी बात कर रहा था जब ना पहले से आंसर आए जब ना दूसरे से आंसर आए। देखो वो ये रहा ऑप्शन, स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है जी, अच्छा चलो भाई पहले से तो आंसर नहीं आ पाया, दूसरे की बात कर लेते हैं। दामिनी इज रोमाज सन वाइफ, दामिनी जो है रोमा के सन की वाइफ है। कौन है? दामिनी। कमला इज द ओनली डॉटर ऑफ रोमा। एक मिनट बेटा, क्या कर दिया हमने? दामिनी इज रोमाज सन्स वाइफ, ठीक है जी। कमला इज ओनली डॉटर ऑफ रोमा। अच्छा, रोमा की इकलौती बेटी जो है वो कौन है? कमला, कमला हो गई। मेघन इज डॉटर ऑफ भोला, मेघन जो है वो भोला की डॉटर है। ठीक है जी, तो इसी में हिंट के तौर पे मेघन क्या है? भोला की बेटी कौन है? मेघन, मेघन है जी। चलिए ये आ गया जी। तो हाउ इज दामिनी रिलेटेड टू भोला? यहां भोला है, दामिनी का जिक्र नहीं है। यहां दामिनी भी है, भोला भी है, लेकिन भोला और मेघन जो है वो हम इसको मेन क्वेश्चन से, इस हिंट को मेन क्वेश्चन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करेंगे भाई? अब वही देखने वाली बात है बस। अब देखते हैं कि यहां से तो नहीं हो पाया, दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखो बी यहां रहा, बी ये रहा जी, और हम इसको नहीं, बी से नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहां तो बी पहले ही हिंट पे है। हाँ ये हो सकता है, इसको उठा के यहां जोड़ दे हिंट पे, बी के नीचे एम आ जाएगा, उसको छोड़ दो भाई। के को उठा के स्थान पे, के साथ में उसका भाई है, तो के साथ उसका भाई है, के ये रहा, के का भाई ये रहा, यहां पे आएगा उसका भाई। ठीक है जी, क्या नाम है उसका? उसका नाम है जी भोला, ये रहा जी भोला हो गया। ठीक है जी, अच्छा भोला के ऊपर कौन है? टीका है। अब ये मदर है तो इसका मतलब टीका क्या हो गया? टीका जो है फादर का नाम हो गया। भोला के नीचे उसका बेटी है, भोला के नीचे उसकी बेटी आ जाएगी जी मेघन, मेघन आ गया। हिंट को उठा के हमने पूरे का पूरा जोड़ दिया। तो मैंने पहले क्वेश्चन की हिंट यहां जोड़ी, इसको उठा के यहां जोड़ा, या फिर पहले को उठा के यहां पे रखा, फिर उस पूरे को उठा के यहां जोड़ दिया। हिंट विंट का मतलब में क्या है? नए बच्चे हो तो तुम लोग नहीं समझ पा रहे होगे, ब्लड रिलेशन मुझसे पढ़ रखा तो पता होगा कि हिंट कैसे जोड़ते हैं हम लोग, या किसी और टीचर से भी पढ़ रखा होगा तो उसने भी ऐसा ही पढ़ा रखा होगा भाई, उसने भी कौन सा अलग तरीके से बताया होगा। यही हिंट को जोड़ने का तरीका यही है, सभी का सेम ही है जी। चलिए तो क्या हो गया बेटा? दोनों से मिलाकर आंसर आया है, ये रहा जी ऑप्शन नंबर सी। जब दोनों स्टेटमेंट पहले और दूसरी टुगेदर आर सफिशिएंट, दोनों को ही जरूरत पड़ेगी आंसर को लेके आने के लिए। आंसर आ चुका है। और हाउ इज दामिनी रिलेटेड टू भोला? दामिनी जो है भोला की क्या लगेगी? भोला की वाइफ है जी दामिनी, भोला की वाइफ है जी दामिनी। आंसर आ गया भाई वाइफ। ठीक है जी,
मतलब वाइफ तो वैसे आया है भाई, लेकिन अपने केस का आंसर क्या है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बेटा, और 10-20 मिनट हो गई भाई, 20 मिनट में अभी तक हमने इंट्रोडक्शन और ये खत्म किया। ठीक है भाई, मैं बड़े ध्यान से समझाऊंगा, आप लोग इसको करना बस। तीसरा हिंदी, तीसरा इंग्लिश। इन विच ईयर वॉज धीरज बोर्न? धीरज किस साल में पैदा हुआ है, ये बताना है जी। धीरज एट प्रेजेंट इज 35 ईयर यंगर टू हिज मदर पार्वती। धीरज आज अपनी मां पार्वती से 35 साल छोटा है। आज 35 साल छोटा है भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज 2035 है, तो 2000, अबे भाई, तो इसका मतलब उसका जन्म कब हुआ होगा, 2000 में पैदा हुआ होगा वो। नहीं 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 नहीं, धीरज एट प्रेजेंट इज 35 ईयर यंगर टू हिज मदर। वो उसकी अपनी माँ से 35 साल छोटा है। तो आज का साल ही नहीं पता भाई, पहली बात तो आज का साल ही नहीं पता। आज का साल नहीं पता तो हम इसका ये नहीं बता सकते। देखो दो, अगर आज 2035 है तो इसका मतलब उसका जन्म 2000 में हुआ होगा, तभी तो 35 साल का गैप बनेगा उनके बीच में। ठीक है भाई, अगर आज 2034 है तो 1999 में हुआ होगा, 1999 में होगा। आज अगर 2032 है तो कुछ और हुआ होगा। आज 2070 है तो वो 2035 में पैदा हुआ होगा। तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाया, पॉसिबिलिटी बहुत सारी आ गई भाई यहाँ पे। ठीक है जी, तो पहले से आंसर नहीं आ पाया। चलिए, धीरज ब्रदर सान हु वाज बोर्न इन 1998। ठीक है जी, अब समझ में आ गया। सान 1998 में पैदा हुआ है और 45 साल छोटा है अपनी मां से, तो ये छोटा है भाई 45 साल। चलिए जी, धीरज छोटा है भाई साहब, नहीं, मेरे को तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट समझानी है, अभी मैं इतना एडवांस क्यों चल रहा हूं। धीरज ब्रदर सान, धीरज का जो भाई है ब्रदर सान, वॉज बोर्न इन इतना इज 45 ईयर यंगर टू हिज मदर पार्वती। वो बेटा सिर्फ ना इस स्टेटमेंट को देखना मेरे बच्चे। धीरज का ब्रदर सान 1998 में पैदा हुआ, 45 साल छोटा है उसकी मां पार्वती से। उसकी मां पार्वती से 45 साल छोटा है वो, ठीक है। तो अब उसकी मां से 45 साल छोटा है वो आज, तो धीरज तो बीच में कहीं आया ही नहीं। और अपने को चाहिए ये कि धीरज पैदा कब हुआ है भाई, इतना देखो, सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट की बात करना बेटा। धीरज की मां से और शान में 45 साल का फर्क है, 45 साल का फर्क है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर वो अपनी मां से 45 साल छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन धीरज का तो उम्र ही नहीं पता चल पाई कि कहां पे कब पैदा हुआ है। तो फिर क्या करेंगे भाई, इसका मतलब दोनों से मिलाकर पता करेंगे हम लोग। हाँ, अब कर सकते हैं हम लोग। अब जो मैं काम थोड़ा एडवांस चल दिया था ना कि मैं ही पेपर दे रहा हूं तो कैसे करता ना भाई। धीरज छोटा है 35 साल अपनी मां से, तो अगर उसका भाई 45 साल का है और जो कि 45 साल का गैप है, 45 साल छोटा है, तो उस वो हुआ है कब, 1998 में। तो इससे 10 साल पहले कितना हुआ होगा, 1988 में कौन पैदा हुआ है जी, धीरज। अच्छा, इसमें से 35 साल और घटा देंगे तो कितना बनेगा, उसकी मदर। मदर का तो खैर नाम दे रखा है, तो फिर हम मदर क्यों लिख रहे हैं, हम लोग पार्वती लिख सकते हैं। और जो कि है क्या बेटा, 88 में से 35 गया, 8 से 5 गया, 3 आ गया जी, 53। 1953 में उसकी मां पार्वती पैदा हुई है, 35 साल बाद धीरज पैदा हुआ है, और उसकी मां की एज से 45 साल बाद, मतलब जो छोटा है वो कौन है, 1998 में शान पैदा हुआ है जी। चलिए, तो आंसर आ गया, लेकिन कब, टुगेदर, दोनों से जोड़कर। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग आ गया भाई। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रखी है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखी है तो भाई और भी अच्छी बात है, थोड़ा सा यहाँ पे सीख लेंगे। मिक्स कोडिंग कब का है, सीबीटी लेवल 2 का है भाई, 2 का। चलिए बेटा, एक इंफॉर्मेशन पहले दे रखी है, मैंगो का कोड बताना है जी। ठीक है जी भाई, मैंगो का कोड पहली स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, पहली में देखो जी, वी ईट मैंगो और वी आर ग्रेजुएट,
तो यहां से तो अपने को वी का कोड पता चलेगा। वी का कोड क्या है जी? वी का कोड है जी कास। तो वी का कोड अपने को पता लग गया। आर ग्रेजुएट इधर बच गया और ला टी इधर बच गया। ईट मैंगो इधर बच गया। PUMA इधर बच गया। पू मा इधर बच गया जी। ठीक है, तो मैंगो का कोड तो नहीं आ पाया, पहली से तो नहीं आ पाया। इस सफिशिएंट ना भाई साहब, पहली तो सफिशिएंट नहीं है। दूसरी की बात कर लेते, सिर्फ दूसरी की। दे ईट बनाना। बेटा दूसरी से क्या है? दूसरी से क्या आएगा भाई है मेरे बच्चे? दूसरी से सर ईट का कोड पता लगेगा यहां से, बाकी कोड पता नहीं लगेगा। और उसमें क्या है जी? पू। ईट के लिए कोड क्या है जी? पू आ गया सर। भाई ईट के लिए कोड क्या है जी? पू। इधर मां कास बच गया। इधर ईट का कोड क्या है जी? पू। तो दे बनाना बच गया और हम टुप बच गया। ठीक है जी, तो सिर्फ दूसरे से भी नहीं आ पाया। ठीक है जी, अब अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, वहां से देखो पहली से किसका पता चल गया? वी कास का पता चल गया। दूसरी से किसका पता चल गया? ईट और पू का पता चल गया। वी का पता चल गया, ईट का पता चल गया। तो इसका मतलब मैंगो के लिए कोड क्या बचा? कॉमन कोडिंग में पढ़ाया था मैंने। उधर जो एक शब्द बचेगा, इधर एक कोड बचेगा, जो बच गया वो उसी का होता है। तो मैंगो का कोड क्या आ गया? मां। मैंगो का कोड आ गया भाई मां। मां। तो दोनों से मिलाकर ये रहा जी ऑप्शन, दोनों से मिलाकर आंसर आएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मैंने इसकी हिंदी दिखाई थी? ध्यान नहीं भाई, अगर ऐसा हो गया तो माफी चाहूंगा। ध्यान नहीं रहा, फ्लो फ्लो में आगे बढ़ेंगे। बेटा पिछले इसकी हिंदी देख लेना, आप कर लेना जी। और ना मैं माफी चाहने से पहले पहले तो हिंदी दिखा दो इसकी, पता नहीं फिर भूल जाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी। ये हिंदी है भाई। और अच्छा अब ये मत कहना कि सर इन ऑप्शन की भी हिंदी दिखा दो। भाई इन ऑप्शन की हिंदी में पहले 2-3 सवालों में दिखा चुका हूँ भाई, ये बस और कुछ नहीं है, बार बार नहीं होता है। और एक चीज के लिए तुम लोग भी कमेंट मत करना या फिर कहीं भी मैसेज मत करना कि सर ने फलाने उसमें हिंदी नहीं की। भाई ऑप्शन की हिंदी क्या कराऊं बार बार यार, एक स्क्रीन पर कितना कुछ आएगा यार। चलो इंग्लिश की बात कर लेते हैं। हाउ मैनी वर्कर आर देयर इन ए फैक्ट्री? फैक्ट्री में कितने वर्कर हैं जी, ये बताना है। ठीक है जी, दोनों स्टेटमेंट हैं लेकिन उससे पहले कुछ पढ़ लो। द नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप इन सच ए मैनर दैट ईच ग्रुप कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ वर्कर। इतने वर्कर होने चाहिए कि उसको हम लोग दो भाषाओं में दो टुकड़ों में बांट लें और दोनों टुकड़ों में बराबर बराबर वर्कर आने चाहिए। ठीक है जी, बेटा सवाल यहीं पे खत्म नहीं हुआ। ये कंडीशन दोनों ही लैंग्वेज, दोनों यहां पर भी लगा के देखनी है, यहां पर भी लगा के देखनी है। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन नहीं है, स्टेटमेंट तो ये दो हैं जी, बाकी ये तो कॉमन है, तो हम लोग हर किसी के साथ यूज करेंगे। अगर 5 स्टेटमेंट होती ना और इसके 3 लाइन लिख रखी होती तो वो तीनों लाइन उन 5 स्टेटमेंट के साथ जोड़ जोड़ के आंसर का देखते हम लोग, क्योंकि वो कॉमन चीज है, वो हम लोग कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्टेड चीज जो है ना वो यहाँ पे नंबरिंग वाली होगी कि उसको सिंगल ही देखोगे तुम लोग, फिर अगली को सिंगल देखोगे तुम लोग। चलिए सवाल पर आता हूं मैं। देयर आर मोर देन 30 वर्कर। भाई 30 से ज्यादा है बट लेस देन 37 वर्कर, 37 से कम है जी। तो 30 से ज्यादा है तो बेटा कितना हो गया? 31 हो सकता है, 32 हो गया, 33 हो गया, 34 हो गया, 35 हो गया, 36 हो गया और 37 हो गया। भाई 30 से ज्यादा है तो इधर आंसर आएगा, 37 से कम है इधर आंसर आएगा। अच्छा ऐसा भी काम करना है कि उसको दो टुकड़ों में तोड़ दें तो कितना होना चाहिए है? टुकड़ों में तोड़ दें तो क्या होना चाहिए? टुकड़ों में तोड़ने पर वो दो हिस्सों में, तो भाई साहब 32 को तोड़ सकते हैं 16-16 आ जाएगा, 34 को तोड़ सकते हैं 17-17 आ जाएगा, 36 को तोड़ सकते हैं 18-18 आ जाएगा जी। 3 पॉसिबिलिटी, या तो 32 वर्कर हैं या 34 वर्कर हैं या कंपनी में 36 वर्कर हैं। आंसर नहीं आया, छोड़ भाई अगले सवाल की तरफ आ जा, अगली लाइन की तरफ। मोर देन 34 बट लेस देन 41। 34 से ज्यादा है जी, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। 41 से पहले कहीं होगा, 34 के कहीं बाद होगा जी। चलिए भाई 36 हो सकता है 2 टुकड़ों में बट जाएगा, 38 हो सकता है 2 टुकड़ों में बट जाएगा, 40 हो सकता है जी 2 टुकड़ों में बट जाएगा। 20 और 20 नहीं आया भाई आंसर, तो ना तो पहली से आंसर आया ना भाई दूसरी से आंसर आया। तो पहली से आंसर नहीं आएगा, दूसरी से आंसर नहीं आएगा, दोनों को अगर जोड़ दे तो क्या आंसर बनेगा? बन जाएगा आंसर, बिल्कुल बनेगा जी। पहली कंडीशन कहती है कि 32, 34,
या 36 ही आंसर हो सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है, मतलब 36 से बड़ा कुछ नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन कहती है कि 34 से बड़ा होना चाहिए, तो 36, और 36 से बड़ा कुछ हो नहीं सकता अगर दोनों को जोड़ दे तो इसका मतलब ये बाद वाली चीज जो है वो गलत लिख रखी है। तो 36 आंसर होगा। तो इसका आंसर कब आया 36, कब, जब पहली और दूसरी दोनों इंफॉर्मेशन को जोड़ लिया हम लोगों ने, तब इसका आंसर 36 आएगा। तो दोनों टुगेदर रिक्वायर हैं आंसर का पता लगाने के लिए, ये आंसर हो जाएगा। चलिए जी भाई, टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट लिखा हुआ है, जबकि यहां सफिशिएंट लिखा हुआ है। छोटा सा फर्क है दोनों क्वेश्चन, दोनों लैंग्वेज में, दोनों ऑप्शन में, ठीक है जी। तो बड़े ध्यान से करना है, ऐसा नहीं कि सवाल हो गया, पहला ऑप्शन देखा, जल्दबाजी में गलत कर दिया। देखो ये सवाल इसीलिए लेवल 5 की जो में CBT 2 मेंस में पूछा गया है। क्यों, आंसर आ गया, बच्चे ने कर लिया, सवाल तो आसान था, काउंटिंग वाउंटिंग लिख के हो गया, पहला देखा टुगेदर, पूरा पढ़ा नहीं, टिक मार दिया, आगे बढ़ गया, नंबर कट गया और माइनस भी हो गया 1/3। ठीक है, ऐसी गलतियां तुम लोग मत करना भाई, मैं बार बार कह रहा हूं। अब सामने होते तो मैं ये भी कहता कि भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और मैं माफ भी नहीं करूंगा, लेकिन ठीक है भाई, अब ऑनलाइन तो क्या ही करें, माफ करना ही पड़ेगा तुम लोगों को। ये देखो भाई, चलिए हो गया, वापस आते हैं। हु रैंक फर्स्ट इन द क्लास। चलिए जी, पहली रैंक किसकी आई है। पहला कहता है श्रीजा रैंक सेकंड। भाई इस स्टेटमेंट से तो सिर्फ सेकंड का पता, पहले का नहीं पता। ईच स्टेटमेंट अलोंग आंसर है क्या, ना भाई ना। ऑल स्टेटमेंट आर टुगेदर आर सफिशिएंट हो सकता है, ये हो जाए। सेकंड स्टेटमेंट ना भाई, पहली स्टेटमेंट इज अलोन सफिशिएंट व्हाइल स्टेटमेंट इज नॉट, ना भाई पहली से तो आंसर आया ही नहीं। ईच स्टेटमेंट अलोन कि सिंगल सिंगल सभी से आंसर आ गया, ना भाई पहली से तो आंसर नहीं आ पाया, पहली से सेकंड रैंक का पता है, फर्स्ट रैंक किसकी है वो नहीं पता, तो ईच से आंसर नहीं आ पाएगा। कहता डी में, कहता स्टेटमेंट पहली से ही आंसर आ जाए, भाई पहली से तो आंसर आ ही नहीं रहा, दो ऑप्शन कट गए, बाकी बच गए दो। चलिए, अमन रैंक 1 रैंक बिलो श्रीजा। श्रीजा की रैंक से एक रैंक नीचे, श्रीजा 5वें पर है तो अमन आ गया भाई 6ठे पर। चलिए, तो भी ये भी नहीं पता कि वो श्रीजा से कहां है, श्रीजा पहले पर है तो अमन आ गया सेकंड पर, एक रैंक नीचे है, तो श्रीजा की रैंक ही नहीं पता अपने को। नहीं पता तो क्या करेंगे भाई, इसका मतलब यहां से भी आंसर नहीं आ पाया, तो ना ये भी आंसर नहीं हो पाएगा। जब 3 गलत है तो एक ठीक होगा ही होगा मेरे बच्चे हैं। ऑप्शन पे बेस काम कर लिया, आ गया, तो ये भी आंसर नहीं आ पाया। रोहित रैंक बेटर देन अमन, रोहित की रैंक जो है अमन से अच्छी है, तो अमन से अच्छी है तो भाई हो सकता है। देखते हैं भाई क्या होगा, 1 2 3 4 5 तक कर ले। श्रीजा की आ गई भाई सेकंड, अमन रैंक 1 बिलो अमन, अच्छा अमन की रैंक जो है श्रीजा से नीचे है, ये आ गया भाई अमन। और कहता है रोहित की रैंक अमन से अच्छी है, अमन से अच्छी है और रैंक भी अच्छी है, इसका मतलब रैंक का मतलब जितनी कम रैंक उतनी अच्छी। तो अमन से एक अच्छी है श्रीजा है, श्रीजा तो है हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो पहले से बैठा हो, तो रोहित कहाँ पे बैठेगा, एक ही जगह है फिर रोहित के बैठने की, वो रोहित बैठेगा यहाँ पे। तो यहाँ से आंसर आ गया कि पहले स्थान पर कौन है, रोहित। खैर ऑप्शन बेस्ड काम करने पर भी अपना आंसर जो है मेरे बच्चे वो आ ही चुका था, जब आ चुका था तो फिर हम टाइम तो खराब नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया है। हिंदी बेटा में इसकी दिखाई चुका था। क्वेश्चन नंबर 7वां है और लगभग 33 मिनट हो चुके हैं और 33 मिनट में 7 सवाल किए हैं, काफ़ी स्लो स्पीड है अपनी, ठीक है, लेकिन ठीक है भाई, तुम्हें बड़े अच्छे से समझाना है तो स्पीड से क्या ही करेंगे हम लोग। चलिए जी, 5 लोगों में से कौन सबसे छोटा है ये बताना है जी, और ऑप्शन भी काफ़ी छोटे हैं ना। बेटा 1 मिनट तो पहले तो हिंदी देख लो यार, मैं फिर भूल जाऊंगा, तब तक मैं इसके ऑप्शन पढ़ लेता हूँ कि इसके ऑप्शन जो हैं क्या वो यहाँ पे ठीक ठाक लिखे हैं। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर टुगेदर सफिशिएंट, दोनों सफिशिएंट है, मतलब पहला ऑप्शन कहता है जब एक और दूसरे से आंसर आ जाए, दूसरा कहता है जब एक और तीसरे से आंसर आ जाए, तीसरा ऑप्शन कहता है जब ना पहले ना दूसरे ना तीसरे से आंसर आए, और चौथा कहता है कि जब पहले दूसरे तीसरे तीनों से आंसर आए, ये कहता है जी। ठीक है भाई, कब का सवाल है, CBT 1 4/1/21 इवनिंग शिफ्ट, पूछा गया है ए
ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। बेटा पजल का सवाल है और छोटा पजल है, 5 लोगों का तो पजल छोटा होता है, जो कि एसएससी में तो बड़ा कॉमन है और रेलवे में भी इजी सवालों में आता है, क्योंकि रेलवे में ना पजल काफी अच्छे पूछ लिए जाते हैं। खैर बात करते हैं हम लोग इसकी, पजल की बात पजल के चैप्टर में करेंगे हम लोग। ए ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है जी। ए ई से लंबा है, ई से लंबा है जी ए, लेकिन डी से छोटा है। सबसे छोटा पूछा था भाई, 3 ही लोगों का जिक्र है, 2 लोग तो गायब है, हो सकता 2 लोग ऊपर हो, 2 यहां हो, 2 यहां हो, दोनों के दोनों नीचे हो, एक ऊपर एक नीचे हो, तो बहुत सारे आंसर हो गए ना भाई ना, गलत है जी। दूसरा कहता है बी सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। बी जो है सी से छोटा है, ई से लंबा है। भाई यहां पर भी नहीं आया, 2 लोग यहां पर भी गायब हैं। ठीक है जी। तीसरे की बात करते हैं, डी सी से लंबा है, सी से लंबा जी डी है, तथा ए बी से लंबा है। अच्छा जी, ए बी से बड़ा है। अब ये दोनों कहाँ हैं, यहां होंगे, बीच में होंगे, नहीं पता भाई, नहीं पता, छोड़ दिया। ठीक है जी। तो ना पहले 2 से आंसर आया, ना पहले तीसरे से आंसर आया, नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, अभी तो हमने कंबाइन किया ही नहीं है, कंबाइन करेंगे तो पता लगेगा। चलो कंबाइन करके देखते हैं कैसे आंसर आया। ए ई से लंबा है, ये रहा जी, लेकिन डी से छोटा है, तो पहला हमने कर लिया है। दूसरा है बी सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। ई से लंबा कौन है जी, बी, और सी से छोटा है, तो सी कहां आएगा, पता नहीं, सी यहां भी हो सकता है, सी यहां भी हो सकता है, और कहीं पर भी हो सकता है। बी सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। ठीक है जी। तो सी यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, कहीं पर भी होगा। अगर सी यहां है तो सबसे छोटा कौन आ गया, ई। अगर सी यहां है सबसे छोटा कौन आ गया, ई। सी यहां भी रखोगे तो सबसे छोटा कौन आ गया, ई। तो आंसर तो अपना ई आ चुका कि सबसे छोटा कौन है। हाँ, सबसे बड़े में डाउट है भाई, सबसे बड़े में डाउट है कि कौन सा कहां है, लेकिन इससे आंसर आ चुका है, तो पहले 2 से आंसर जो है अपना आ जाएगा। ठीक है जी। 1 और 3 से अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या कर लेंगे हम लोग, ए ई से लंबा है, ई से लंबा ए है जी, लेकिन डी से छोटा है, ये आ गया। डी सी से लंबा है, डी जो है वो सी से लंबा है, तथा ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है। डी जो है सी से लंबा है, तो सी यहां आ गया तो भी सी से लंबा है, तो भी आ गया, यहां भी आ गया भाई वो। ठीक है। तो 1 और 3 से भी तो आंसर आ रहा है अपने पास भाई। चलिए, लेकिन यहां पर भी पॉसिबिलिटी से आंसर आ, देखो छोटा तो आ गया लेकिन पॉसिबिलिटी बन गई बाकियों की, छोटा आ गया बाकियों की पॉसिबिलिटी बन गई। एक बार हम लोग एक्यूरेट चेक कर लेते हैं कि तीनों से क्या बन रहा है हाल फिलहाल में। डी नहीं, ये रहा ना, ए जो है ई से लंबा है, ई से लंबा ए हो गया। अबे यार, ई से लंबा ए हो गया और डी से छोटा हो गया। बी सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, तो यहां बी आ गया। ठीक है जी। डी सी से लंबा है, ये रहा जी, तथा ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, और इधर आ गया। यार इसका आंसर तो काफी उठपटांग हो गया भाई, संभावना तो फिर भी वही है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिख रखा कि जस्ट उससे लंबा है, जस्ट लंबा है तो ए जो है वो बी से बड़ा है, तो जस्ट वो यहीं पे ही आएंगे जस्ट, और नहीं है तो सी यहाँ पर भी तो आ सकता है। काफी अलग सवाल है भाई। ठीक है, थोड़ा डाउटफुल है बेटा, और पता नहीं अब इसका आंसर क्या ही बनेगा यार, क्योंकि 1 2 से भी आंसर आ गया, आंसर तो वही है यार, आंसर तो ई ही आ रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बाकी 3 में से कुछ आंसर होगा। 1 2 से भी आंसर आ गया, 1 3 से भी आंसर आ गया, और आंसर बनेगा डी। आंसर डी इसलिए बनेगा क्योंकि जब ए से भी आंसर आ गया तो ये ठीक होगा, बी से आंसर आ गया ये ठीक होगा, तो इसका मतलब क्या है, पहला दूसरा वो ऑप्शन नंबर ए से आ गए, और तीसरे वाला जो है वो ऑप्शन नंबर बी से आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी वो यहां पे इंक्लूड है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में।
तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, क्योंकि डी में ना तीनों चीजें लिख रखी है। आंसर तो एक दो से भी आ गया, यहां से भी आ गया, यहां से भी आ गया, लेकिन दो ऑप्शन तो ऐसे, मतलब चौथा ऑप्शन तो ऐसा लिख ही नहीं रखा ना कि ऑप्शन ए एंड बी बोथ होगा, नहीं लिख रखा, लेकिन उसकी जगह पे लिख दिया पहला, दूसरा और तीसरे से आंसर आया है। हाँ, तो तीसरे से तो आंसर आया, पहले दूसरे से भी आंसर आया, पहले तीसरे से भी आंसर आया, तो कुल मिला के तीनों से ही आंसर आ गया जोड़ने पर, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पहले पढ़ लो हिंदी में, ये रहा, फिर पढ़ो इंग्लिश में, ये रहा। व्हेन इज यूवीज वेडिंग एनिवर्सरी? ठीक है जी, यूवी की वेडिंग एनिवर्सरी कब की है? ऑन 7 डे ऑफ ए मंथ। भाई 12 आंसर आ गए, किसी महीने की 7 तारीख को है, कौन सा महीना नहीं पता। चलिए जी, द मंथ हैज 29 डेज ओनली इन ए लीप ईयर, पहले से तो आंसर नहीं आया। दूसरी से, द मंथ हैज 29 डेज इन ए लीप ईयर, यूवी की वेडिंग एनिवर्सरी कब है? उस महीने में जिसमें 29 दिन होते हैं लीप ईयर में, मतलब फरवरी में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है, लेकिन फरवरी की किस तारीख को? फरवरी की तारीख तो पता ही नहीं है। एनिवर्सरी अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे महीने एनिवर्सरी चलेगी, एनिवर्सरी किसी एक दिन होगी। जैसे तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? एक दिन। तुम्हारी ज्वाइनिंग डेट क्या है? एक दिन। तुम्हारी रिटायरमेंट डेट क्या है? एक दिन। मदर का जन्मदिन कब है? एक दिन को। तुम्हारी शादी कब है? एक दिन को। यही होगा भाई, ठीक है, बाकी और तो खैर क्या ही बोले भाई। तो नहीं आ पाया आंसर, तो दूसरे से भी आंसर नहीं आ पाया। जब ना पहले से आंसर आए, ये बनेगा जी, यही बनेगा। कैसे बनेगा देख लेते हैं। पहला कहता 7 तारीख, दूसरा कहता किस महीने की? उस महीने की जिसमें 29 दिन आते हैं लीप ईयर में, तो 7 फेब को है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें में। फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन द क्लास। ठीक है जी, देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास। ठीक है भाई, 20 बॉयज है क्लास में, बॉयज और गर्ल्स की रेशियो करनी है। तो बॉयज तो 20 हैं, लेकिन गर्ल्स नहीं पता। गर्ल अगर 60 हुई, गर्ल अगर 40 है तो 2 रेशो 1 होगा। गर्ल 60 है तो 1 रेशो 3 बनेगा। गर्ल अगर 25 है तो 4 रेशो 5 बनेगा। तो नहीं पता सकता क्योंकि गर्ल्स है ही नहीं, तो पहले से तो आंसर नहीं आ पाएगा। स्टेटमेंट पहले से आंसर नहीं आ पाएगा। चलिए जी, अगर पहले से आंसर नहीं आ पाया तो आइदर भी नहीं लगेगा कि जब पहले भी सफिशिएंट हो दूसरी भी हो ना, भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दूसरा कहता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड स्टूडेंट इन द होल क्लासेस। देखो दूसरा कहता है गर्ल्स और स्टूडेंट, बोले तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं जी? 3:7 है। तो गर्ल्स और बॉयज की अपने को निकालनी है। ठीक है भाई, तो फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज और गर्ल्स, तो पहले दूसरा ये आंसर आ जाएगा। कैसे? गर्ल 3 है, टोटल स्टूडेंट 7 हैं, तो बॉयज कितने बचेंगे? बॉयज बचेंगे 4। तो पूछ रखा बॉयज और गर्ल्स की रेशो, बॉयज और गर्ल्स की रेशो, तो बॉयज कितने हैं? 4, गर्ल कितनी है? 3। तो ये आंसर आ गया इसका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? जब सिर्फ सेकंड से आंसर आ जाए, यही तो लिख रखा है यहाँ पे, सेकंड से ही तो आंसर आएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब तुम्हें लगे सर ऐसा होता कि 30 और 70 होता, तो कर लो भाई, गर्ल को 30 मान लो, इसको 70 मान लो। गर्ल्स कितनी है जी? 30, टोटल स्टूडेंट है जी 70, तो बॉयज कितने बचे? 40 ही तो बॉयज बचेंगे, और बॉयज क्या बचेंगे? कुछ भी नहीं। वही है कि टोटल स्टूडेंट, और टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स माइनस कर दी तो बॉयज ही तो बचने हैं, वही काम होगा भाई। मैथ आता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि होगा। ALP। चलिए, और यहां से ना इसका मतलब यही है कि भाई यहाँ पे ना जो बच्चा इसको सीजीएल मेंस के फोल्डर में देख रहा है इस फाइल को, वो यहाँ पे सोचे कि हमारे काम का नहीं है। नहीं भाई, बहुत तुम्हारे काम का है, इसीलिए है क्योंकि काफी अच्छे सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए हिंदी में दिखा दूं बेटा, फिर करना तुम लोग इंग्लिश में। चलो, वट वॉज द इनकम ऑफ द जू ऑन ए सर्टेन डे। किसी एक दिन पर जू की कितनी कमाई है, चिड़ियाघर की कितनी कमाई है? 120 पर्सन विजिटेड द जू ऑन दैट पर्टिकुलर डे। 120 लोग गए हैं, तो इससे कमाई थोड़ी पता लगेगी। हो सकता है कोई जू ऐसा हो जिसमें फ्री एंट्री हो, तो कमाई क्या है? हो सकता है कोई जू ऐसा हो जिसमें कमाई का जरिया ही कुछ खाना पीना बेचने से हो रहा हो, तो ये तो पता नहीं चलेगा। फिर कमाई कितनी है? अगर 1 रुपए की टिकट है तो 120 रुपये आए होंगे, 10 रुपए की टिकट है तो 1200 रुपये आए होंगे।
और 2 रुपए की टिकट है तो 240 रुपये आए होंगे उस दिन, तो कोई हिसाब नहीं है भाई, नहीं कर सकते। ठीक है जी। ए डिस्काउंट ऑफ 25% वाज ऑफर्ड ऑन द टिकट प्राइस ऑन दैट पर्टिकुलर डे। 25% का डिस्काउंट दे दिया भाई। 4 रुपए थी तो उस दिन 3 आए होंगे भाई। 40 रुपए थी तो हिसाब कुछ और आया होगा। तो आंसर नहीं आ सकता भाई इसमें। ठीक है, तो इसका कोई आंसर फिक्स है ही नहीं, ना पहले से आएगा ना दूसरे से आएगा। अच्छा तुम्हें लगे सर 125 दोनों से जोड़ दो, तो भाई 125 लोग तो हैं, लेकिन इनकम बतानी है। इनकम के लिए टिकट का प्राइस तो दे, तभी तो हिसाब लगा पाऊंगा कि उस दिन कितने कमाए हैं उसने। टिकट का प्राइस ही नहीं दे रखा, तो जब ना पहले से आंसर आए ना दूसरे से, ये आ जाएगा। ठीक है, अभी एक डाउट आ रहा होगा तुम्हारे मन में पिछले सवाल का। तुमने जिसने कहा कि सर ऐसे तो इसका भी आंसर कुछ और आ जाएगा, 40 आ जाएगा सर, 400 आ जाएगा सर, 4000 आ जाएगा, तो आंसर तो फिक्स यहां पर भी नहीं, फिर आपने इसको क्यों टिक कर दिया? बेटा यहां पे ना नंबर नहीं पूछा था कि कितने नंबर, रेशो पूछ रखी थी, रेशो पूछी हुई थी। अगर तुम लोग सोचो ना कि बॉयज है सर 400 और गर्ल्स है सर 300 और टोटल हो गया जी 700, तब तो आंसर कुछ हो रहा गया। हाँ, बॉयज का और गर्ल्स का नंबर अलग है, लेकिन रेशो वही है मेरे बच्चे, 4 और 3 की रेशो है। रेशो पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, नंबर पर पड़ेगा, संख्या पर पड़ेगा। इनकी संख्या कितनी है। ऐसा भी हो सकता था कि बॉयज हो 12 और गर्ल्स हो 9, 12 और 9 21, और टोटल कितना हो जाएगा, वही 7 का है, 7 और 3 की रेशो आ गई भाई। रेशो पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेशो वही रहेगी, नंबर्स पर प्रभाव पड़ेगा कि वो बच्चे कितने थे। दोनों बातों में फर्क है। हालांकि मैं मानता हूं अगर कोई बच्चा मेंस के लिए है ना भाई, तो उसको इतनी मैथ और इतना रेशो का चैप्टर, परसेंटेज का चैप्टर, नंबर का चैप्टर इतना आता होगा, तो उसको समस्या नहीं हो रही होगी। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। तो यहाँ पे ना पहला ना दूसरा, चलिए ये रहा जी। आंसर का पता लगाइए भाई, क्या आंसर आएगा। हिंदी दिखा देते हैं इसकी, ये रही। करो भाई करो, फटाफट करो। ये प्री का है, एएलपी के प्री का है। ठीक है जी, मानता हूं हुआ होगा थोड़ा बहुत। चलिए जी बात करते हैं। क्वेश्चन इज x5 इवन, अच्छा सॉरी 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 बेटा, ये है जी x-5 इवन है क्या? x इज ए रियल नंबर, x जो है वो एक रियल नंबर है, एक हकीकत वाला नंबर, ऐसा नहीं कि माइनस जोड़ दो ना, एक रियल नंबर है। 5 है, 10 है, 20 है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, x को मान लो 6, 6-5, आंसर आया 1। क्या 1 इवन है? ना भाई साहब, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ए भगवान क्या हो रखा है। हम मान क्यों रहे हैं, अपने को तो कंडीशन दे रखी है। x-15 बिलोंग टू इंटीजर, x-15 बिलोंग टू इंटीजर, एक कंप्लीट नंबर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट नंबर आएगा ही आएगा। जैसे कि हम लोग बात करें x को मान लो मेरे बच्चे, कितना मानोगे तुम लोग? x-5 इवन, x इज ए रियल नंबर, x एक रियल नंबर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो x को अगर हम लोग 16 मान लें तो 16-5 11, 16-15, 5 5 तो इंटीजर है, 16-10, बताना क्या है यार। हम्म, बेटा इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा बताना क्या। आई थिंक ये बताना होगा x-5 जो है वो इवन आएगा क्या, क्या बताना यार, इसमें कुछ झोल झाल है बेटा इस सवाल में ना। x-5 इवन, इवन तो आएगा नहीं, तो ये वाली बात भी गलत है। x इज ए रियल नंबर, हाँ ये ठीक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों को लेंगे तो भी ठीक कर देंगे हम लोग। x-15 बिलोंग टू इंटीजर, ये ठीक है, ये वाली बात सच है, लेकिन फाइंड क्या करना है? जहां तक मेरे को लग रहा है ना इसमें सवाल में ना, ये झोल झाल दे रखा है। जो चीज पूछ रखी है ना बेटा, वो पहले ही दे दी इसने। और सवाल ये था x इज ए रियल नंबर, x एक रियल नंबर है, 20 उठा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली कंडीशन कहती है x-15,
बिलोंग टू इंटीजर, तो 5 5 तो इंटीजर है अपने आप में। x माइनस 10, दूसरी कहती है माइनस 10, 10 आ गया। इज एन ओड इंटीजर, ओड तो नहीं भाई, ये तो क्या है, इवन आएगा, तो ये तो गलत हो गया। तो x माइनस 5, 20 माइनस 5 15, 15 क्या है, 15 तो इवन नहीं है, 15 तो यार हाँ, 15, 1 मिनट, 15 क्या है, 10 आ गया, x माइनस 10 इज एन ओड, नहीं 10 नहीं आई, ये ठीक है। चलो दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, अ, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है ओड नंबर चाहिए मेरे को, ओड इंटीजर, वो भी माइनस करने पर 10, तो क्या ले, 21 उठा ले। अगर x जो है 21 है तो x माइनस 10 कितना होगा, 11 होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। x माइनस 15, x माइनस 15 कितना होगा, x बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है जी, 21 माइनस 15 कितना होगा, 6 होगा। ये हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और अब कहता है x की वैल्यू हमने मानी थी 21, 21 माइनस 5, 21 माइनस 5 एक इवन आएगा, तो 21 माइनस 5 कितना होगा, 16 होगा भाई। और ये एक इवन आ चुका है, तो ये आ गया। अब समझ में आ गया कहानी में क्या था, दोनों टुगेदर सफिशिएंट होंगी भाई, टुगेदर नहीं लिख रखा ठीक है, लेकिन फिर भी आंसर तो यही बनेगा। काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, बड़ा माइंड खराब किया इस सवाल ने, और टाइम टेकिंग भी था। देखो क्या था सवाल, मैं दोबारा समझाता हूँ, हो सकता है तुम लोगों को समझ में ना आया हो, है ना। एक्स, इसमें सवाल ऐसा लिखना चाहिए था, एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स एक रियल नंबर है। इज एक्स माइनस 5 इवन, एक्स माइनस 5 इवन आएगा क्या, ये पूछना होना चाहिए था। इज एक्स माइनस 5 इवन, ये वाली लाइन इसने बाद में देनी थी, लेकिन इसने पहले दी। अब भाई एएलपी के टायर 1 में इतना डिफिकल्ट सवाल होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हो रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन पहला कहता है एक्स माइनस 15 और बिलोंग टू इंटीजर। अब एक्स की वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है, और वो सारे के सारे इंटीजर भी है, ठीक है भाई, वो तो बात सच है कि इंटीजर है, इंटीजर का मतलब कंप्लीट नंबर होता है वो, ठीक है, तो इंटीजर तो है वो। एक्स माइनस 10 इज एन ऑड इंटीजर, दूसरा कहता है, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी मान लो भाई, ऑड इंटीजर तो जो है आ जाएगा, जैसे मैंने कहा 21 माइनस कर दो, लेकिन अगर एक्स 20 मानोगे तो इवन आ जाएगा, एक्स माइनस 20 माइनस 10, 10 आ गया, तो ये तो नहीं हो पाएगा भाई। इसीलिए मैंने क्या किया, एक्स की कोई एक ऐसी वैल्यू ली जिसको इधर सेटिस्फाई करना है भाई मेरे को, ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्स माइनस 15 बिलोंग टू इंटीजर, एक्स की ऐसी वैल्यू लो कि उसमें से -15 करने पर इंटीजर आए, वो तो हर कुछ लेगा। एक्स माइनस 10 करने पर ओड देना चाहिए, तो पहले ना इस कंडीशन को, जब दोनों को जोड़ रहे हो ना बेटा, तो इन दोनों नीचे वाली कंडीशन को सोल्व करो, एक्स की कोई भी वैल्यू मानो, -10 करने पर ओड दे दो, 17 मान लो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 15 से बड़ी होनी चाहिए। 15 से बड़ी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब दोनों कंडीशंस को हम लोग सेटिस्फाई करेंगे तो माइनस में आंसर नहीं जाना चाहिए भाई अपना, ना जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव का कुछ आंसर रहे, तो इसलिए मैंने 15 मान लिया, 15 से बड़ा 17 मान लिया, 19 मान लेता, कुछ भी मान लेता मैं, और कुछ ऐसा मानता कि वो ओड भी इंटीजर दे, तो मैंने ऐसा 17 से करके देख लो, एक्स की वैल्यू कितना है, 17 मान लो भाई, एक्स की वैल्यू 17, 17 माइनस 10 ओड इंटीजर बनेगा क्या, 17 माइनस 10 बराबर 7, हाँ भाई साहब ये तो ओड नंबर आ गया, ओड कंप्लीट नंबर है, तो 7 तो कंप्लीट ऐसा ही आ गया भाई, बना दिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, तो इसको और जोड़ लेते हैं, एक्स माइनस, सॉरी एक्स माइनस 15 है, तो 17 माइनस 15, आंसर आ गया 2। क्या दो इंटीजर है, बिल्कुल भाई दो इंटीजर है, तो ये आ गया। अब कहता है अगर ये कंडीशंस हैं तो x माइनस 5 क्या है, x है भाई 17, 17 माइनस 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 12, क्या वो इवन बनेगा, 12 तो इवन है, तो ये आ गया, तो दोनों से मिलाने पर आंसर आया है, इसीलिए मैंने ऑप्शन नंबर डी को ठीक किया है भाई। मेरे हिसाब से अब चीजें जो है तुम्हें समझ में आई होंगी, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चे, लेकिन भाई एग्जाम का है तो करना तो पड़ेगा अपने को। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं सवाल को, ये पूछा गया है, पहले हिंदी में देख लो, फिर आप लोग आगे बढ़ना। 12वां नंबर सवाल है, मलेशिया में रेलगाड़ी बहुत लंबे समय की पाबंद है, लंबे समय की पाबंद बोले तो क्या है, पंक्चुअल है क्या, अरे बहुत लंबे समय की, बहुत समय की पाबंद, ओहो, हिंदी बेटा थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, ठीक है, मलेशिया में रेलगाड़ी
समय की बहुत पाबंद आना था, समय की बहुत पाबंद है, ठीक है। सीरीज रेड को अधिकतम कितनी देर तक ट्रेन का इंतजार इंतजार करना चाहिए, उसको मैक्सिमम कितनी देर तक उसका जो है वेट करना चाहिए। हम्म, सही है जी। ठीक है जी। ट्रेन जो है वो वेरी पंक्चुअल है, मलेशिया में वेरी पंक्चुअल। फॉर ए मैक्सिमम हाउ लॉन्ग शुड मिस्टर जेड वेट, मिस्टर जेड को कितनी देर तक इंतजार करना चाहिए। पहला कहता है मिस्टर जेड जो है वो 10 बजे पहुंच गए हैं। भाई 10 बजे पहुंच गया, ट्रेन टाइम पर है, लेकिन तेरी ट्रेन है कब की। अब तू करे 11 बजे तक वेट कर ले, लेकिन तेरी ट्रेन ही 12 बजे की हो, तू खुद पहले पहुंच गया, तो क्या करे। आंसर आएगा क्या, नहीं आया आंसर। क्योंकि ट्रेन का टाइम से मतलब है कि भाई ट्रेन टाइम पर आती है, बहुत पंक्चुअल है ट्रेन, और उतना ही उसको वेट करना चाहिए। तू 10 बजे पहुंच गया उससे कोई मतलब नहीं है, तू पंक्चुअल है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रेन टाइम पर आती है उससे फर्क पड़ता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे उसकी ट्रेन का टाइम पता होना चाहिए था कि तेरी उसकी ट्रेन है कितने बजे की, 11 बजे की है, 12 बजे की है, 1 बजे की है, 2 बजे की है, तो पता होना चाहिए था। तो यहां से तो आंसर नहीं आ पाया। आगे कहता है देयर इज ए ट्रेन एट 11 AM एंड द नेक्स्ट ट्रेन इज एट 12 PM। 12 PM की है, ठीक है भाई। दो ट्रेनों के बीच का समय बता दिया कि एक 11 की है, एक 12 की है। हो सकता है उसकी ट्रेन 11:30 बजे की हो, तो 11:30 बजे की है, तो मैं उसके वेटिंग करने का टाइम बताऊंगा कि भाई तेरी ट्रेन 11:30 बजे की है, तू 11:40 तक वेट कर लियो, उसके बाद वेट मत करियो, ठीक है। तो ये होगा, लेकिन 1 घंटा मतलब 60 मिनट है अभी। 60 मिनट में कब वो वेट करे, मैक्सिमम कितना वेट करे, नहीं कह सकते, ठीक है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या आ जाएगा। वो पहुंचा है 10 बजे, देर इज ए ट्रेन, ट्रेन है जी 11 की, और उसके बाद वाली ट्रेन है जी 12 की। ठीक है जी, बिल्कुल 1 घंटे की बात है। तो उसको कितना वेट करना चाहिए, फॉर ए मैक्सिमम हाउ लॉन्ग शुड मिस्टर जेड वेट फॉर द ट्रेन। दोनों को मिला दिया, उसको कितना वेट करना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना वेट करना पड़ेगा। ट्रेन बिल्कुल पंक्चुअल है, बहुत पाबंद है टाइम की, तो उसको मैक्सिमम 10 बजे का पहुंचा हुआ, उसको मैक्सिमम 60 मिनट वेट करना पड़ेगा। 60 मिनट, 10 बजे का है, 11 बजे ट्रेन आ ही जाएगी, बहुत पंक्चुअल ट्रेन, बिल्कुल लेट नहीं होगी क्योंकि बोल रखा बहुत पंक्चुअल है। तो उसको 60 मिनट, मैक्सिमम 60 मिनट उसको वेट करना है, मैक्सिमम 60 मिनट उसको वेट करना है, तो उसकी ट्रेन आ जाएगी। तो इन दोनों से मिलाकर आंसर आएगा, ये रहा जी, ये अपना यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगा सर मैक्सिमम केस में तो हम लोग 12 भी ले सकते हैं, उसको 2 घंटे का वेट करना पड़े। भाई बिल्कुल ले सकते हो तुम लोग, ठीक है, लेकिन 10 बजे तो पहले ही पहुंच गया, 11 बजे उसकी ट्रेन आएगी, और अगली ट्रेन 12 बजे की है, तो सोचने वाली बात है, कोई बंदा पहले पहुंच गया, क्या वो अपनी ट्रेन मिस करेगा, नहीं करेगा भाई। वो जब उसको पता है कि मैं वो ट्रेन ले सकता हूं, मिस नहीं होगी, तो वो उसी ट्रेन में जाएगा। वो क्यों दूसरी ट्रेन में जाएगा भाई, सोचने वाली बात है, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो उसको मैक्सिमम 60 मिनट वेट करना पड़ेगा। तुम्हें लगे सर 11 बजकर 1 मिनट पर भी तो आ सकती है ट्रेन, आ जाएगी भाई, लेकिन ऊपर बोला तो है पंक्चुअल नहीं बोला, वेरी पंक्चुअल बोला है, बहुत ज्यादा पाबंद है वो, ठीक है जी। इस तरीके का दोनों से मिलाकर ही आंसर आएगा। ये क्या कहता है भाई, है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ $14 20 अच्छा, मैथमेटिकल ऑपरेशन का है बेटा ये सवाल, ठीक है। लो भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन का, हमने जब डेमो डेमो कह रहा हूं, जब हमने इंट्रोडक्शन लिखा था तो वहां पे नहीं लिखा था, अब लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉलर का मतलब है जी माइनस, स्टार का मतलब है जी प्लस, और हैज का मतलब है जी डिवाइड, ये है जी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू का पता लग जाएगा, बिल्कुल पता लग जाएगा भाई। 8/2 हो गया भाई 20 और 2, 14 2 16,
16 माइनस 20 माइनस का 4। तो आंसर तो आ गया, आंसर चाहे कुछ भी आए, आंसर अपना आ गया है। दूसरा कहता है 14 है, 20 है, 8 है, बराबर है 25। और डॉलर ये रहा जी। ठीक है, तो यहां पे अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा कि 25 कैसे आ सकता है। चौदह और 8 कितना होगा भाई? 22 नहीं बनेगा। 24 माइनस 8, ये है क्या आखिर? सिर्फ पहले से तो आंसर आ गया यार। दूसरा क्या लिखा हुआ? 14 से तो कुछ आ नहीं सकता, इसका मतलब 25 है। 1 मिनट। हाँ 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 हाँ, 14, 20, 8, यहां तक का मतलब 25 है। ओके, तो यहां तक का मतलब 25 है। 25 है 4, तो उसकी वैल्यू नहीं आ पाएगी, तो दूसरी से आंसर नहीं आ पाएगा। इससे आंसर नहीं आ पाया, पहले से आंसर आ गया है। बोथ आर सफिशेंट। हाँ, दोनों से जोड़ देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। आ जाएगा तब। -4 का मतलब 8 प्लस 28 माइनस 14 बराबर 4। नहीं, दोनों से जोड़ने पर आंसर नहीं आ पाएगा बेटा, क्योंकि जब दोनों को जोड़ेंगे ना तो क्या बनेगा? 14 डॉलर 20 4 8 बराबर 25। जब मैं इन दो स्टेटमेंट को जोड़ दूंगा आपस में, तो डॉलर का मतलब माइनस, इसका मतलब मैं 14 की जगह पे माइनस कर, सॉरी, डॉलर की जगह माइनस करूंगा, स्टार की जगह पे मैं प्लस कर दूंगा। 14 और 20, ये कितना बनेगा? -6, -6 प्लस का 8, तो इसका मतलब +2 बनेगा, 25 नहीं बनेगा। ये वाली बात जो है ना वो बिल्कुल गलत लिख रखी है, मतलब ये जो 25 है ना वो फिर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब दोनों से तो जोड़ तो नहीं सकते, सिर्फ पहले से ही आंसर आएगा। सिर्फ पहला कहाँ है? ये रहा जी, इससे आंसर आएगा। ठीक है जी। और दूसरी से जो है ना वो आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहां तक की बात तो देखो, ये ना 8 तक की बात तो यहाँ पे दे रखी है 25, लेकिन हैज का मतलब क्या है वो नहीं पता। अगर हम लोग हैज का मतलब उठाने भी लगेंगे कि यहां से प्लस आ जाएगा, तो इसका मतलब मैंने दूसरी स्टेटमेंट का 25, भाई 25 क्या दूसरी स्टेटमेंट से ही तो है, और हैज उठा लिया तो इसका मतलब पहली, मतलब मैं दोनों स्टेटमेंट को जोड़ रहा हूं। लेकिन जब मैं दोनों स्टेटमेंट को जोड़ूंगा तो इसका मतलब मेरे को ये वाला डाटा भी मेरे को यहाँ फिल करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं डाटा को फिल करके चेक करूंगा तो वो चीजें जो है वो फिर चेक नहीं हो पाएंगी, बन नहीं पाएंगे, इसका मतलब वो गलत है भाई बात। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, और कहाँ का पूछा गया यार? एएलपी टायर 1 में पूछा गया, बताओ इतने मुश्किल सवाल कब कहाँ पूछा गया है। कहता है सर्टेनली बिफोर 18 अगस्त मिस्टर एक्स ने अपनी गाड़ी कब ली है? 15 के बाद, 15 से पहले नहीं ली। 15, 16, 17, 18, 18 से कहीं पहले ले रखी उसने, और 15 से कहीं पहले नहीं ले रखी है। ठीक है जी, 15 के ऊपर का खैर हमने कोई लिखा नहीं, तो कब ली है आंसर नहीं आ पाया। दूसरे की बात कर लेते, सर्टेनली आफ्टर 16 अगस्त, 16 अगस्त के बाद ली है, बट नॉट लेटर देन 19, पर 19 से पहले 19 के बाद नहीं ली, तो 18 को हो सकता है, 19 को हो सकता है, 19 के 16 के बाद, पर 19 के बाद नहीं है, 19 से लेट नहीं लिया, तो 3 दिन इधर के आ गए, तो नहीं हो पाया। हाँ, जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक डेट कॉमन आ गई अपने पास, ये रहा जी 17। दोनों को जोड़ने पर आंसर आएगा। कहां लिख रखा है? अच्छा, ये लिख रखा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी पढ़ लो भाई, इंग्लिश में देखते हैं क्या है। वट डे इज द 14th ऑफ द गिवन मंथ? गिवन मंथ का 14th
डे कौन सा है? द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज संडे। तो लास्ट डे जो है वो संडे है। ठीक है भाई। अब लास्ट डे बेटा 28 हो सकता है उसका, 29 हो सकता है तो कुछ और आंसर होगा, 30 है तो आंसर कुछ और होगा, 31 है तो आंसर कुछ और होगा। क्योंकि हम लोग अब यही करते हैं ना कि भाई 28 फेब को क्या है, ट्यूसडे है, तो 14 को क्या होगा? 14 को भी वही होगा, क्योंकि यहाँ तो गैप कितना 28 का, बोले तो 14 का, 14 का मतलब 7 का टेबल, 7 का मतलब वही होता है, रिपीटेड होती हैं चीजें। ठीक है, लेकिन 29 का है तो आंसर गड़बड़ हो गया, 30 का है तो आंसर बहुत गड़बड़ हो गया, 31 है तो बहुत ज्यादा ही गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो इससे तो आंसर नहीं आ पाएगा। द फोर्थ सैटरडे ऑफ द मंथ इज 25th। 25th को फोर्थ सैटरडे है उस महीने का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 25 को सैटरडे है तो 14 को क्या है वो हम लोग निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डे वे माइनस करना है, निकाल लेना है, तो आंसर अपना आ जाएगा। तो सिर्फ सेकंड से आंसर आ जाएगा कि 14 तारीख को क्या है। अगर 25 को चौथा सैटरडे है, चौथा तो लिख ही रखा है, 5वां हो 20वां हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरे को फर्क पड़ता है मेरे दिन से, क्योंकि मेरे को चाहिए 14 तारीख का दिन, क्या वार था उस दिन। ठीक है, अगर मेरे को इतना पता है कि 25 को शनिवार है तो 14 को क्या होगा मैं निकाल लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए काम करना। ठीक है जी, तो सिर्फ सेकंड से आंसर आ जाएगा। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुम्हें लगे सर इससे आंसर कुछ हो रहेगा, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर कुछ भी आए, मेरा आंसर आंसर आना चाहिए बस। चलिए इसकी बात करें, वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अब इसकी हिंदी इंग्लिश मत मांग लेना, ठीक है, फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, और होगी भी शायद, अगर मांग भी लो तो होगी, लो भाई देख लो। आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है जी, एक्स प्लस वाई कितना है? एक्स प्लस वाई है भाई साहब 12, और x प्लस जेड है जी अपने पास 4। तो अब इसका बताना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है x की वैल्यू 4 हो और z की 0 रही हो सकता है 3 रही हो, 1 रही हो सकता है 2 इसकी हो, 2 इसकी हो सकता है 3 इसकी हो, नहीं भाई नहीं 3 नहीं, 1 इसकी हो, 3 इसकी हो, तो बहुत सारे आंसर आ गए, नहीं हो सकता। अगर सेम काम यहाँ रखेंगे तो 1 इसकी है y की 11, 2 इसकी है इसकी 10, तो बहुत सारे बन जाएंगे। तो पहली से आंसर नहीं आ पाया भाई, x का आंसर नहीं आ पाया। दूसरे की बात कर लेते हैं, x माइनस वाई कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो x माइनस वाई 6 आना चाहिए, तो उससे तो देखो क्या है, तुम्हें लगा कि सर क्या है भाई, x और y का ही तो जिक्र है इस सवाल में, z का तो जिक्र ही नहीं है कहीं पर भी, तो z की वैल्यू तो नहीं आ पाएगी दूसरी से। तो ना पहली से आंसर आ पाया, ना दूसरी से आंसर आ पाया। अब इन सभी को ना जोड़ जाड़ के देख लेते हैं कि इससे आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा भाई। कॉमन सेंस की बात ही बेटा, ये कॉमन सेंस की बात, ठीक है। चलिए, तो क्या था, x माइनस वाई, हाँ इससे आंसर बन जाएगा भाई, ये रहा जी। x माइनस वाई कितना है, ये आ गया भाई 6 आ गया। चलो जी, काट पीट दो इसको, प्लस कर देंगे तो ये कितना हो गया 2x। ये कितना हो गया अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 12 6 18। x की वैल्यू कितनी आ गई 9, x की वैल्यू 9 आ गई। चलो जी, अब x की वैल्यू 9 है तो यहाँ पे रख देंगे हम, वैल्यू पुटिंग कर देंगे भाई। x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 9 है, आ, हाँ तो y हो गया ना बेटा, z बच गया ना। एक मिनट यार, ये क्या लोचा हो गया भाई, ये लोचा क्या हो गया, x प्लस जेड तो 4 चाहिए मेरे को। हाँ, या मैं ही गड़बड़ कर रहा हूँ? x की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू 3 आ गई तो x माइनस वाई 6 नहीं हो सकता। x प्लस जेड 4 कैसे है भाई? कोई तो मैथ की प्रॉपर्टी है जो मेरे दिमाग से उतर गई। एक्स प्लस वाई जो है वो 12 है,
तो हमने ठीक कर दिया। x प्लस जेड 4 कैसे हो गया यार? टू एक्स हो गया, 12 से 18 हो गया, x की वैल्यू 9 आ गई। 9 और 3 12, वो ठीक है। 9 माइनस 3 6, ये ठीक है। x प्लस जेड 4 है, तो इसका मतलब z की वैल्यू जो है वो है बेटा माइनस में। x की वैल्यू है जी 9, y की वैल्यू है जी 3, और z की वैल्यू जो है ना वो है मेरे बच्चे कितनी? -5। क्योंकि तभी बन सकता है 9 प्लस -5, तभी उसकी वैल्यू 4 बनेगी भाई। ठीक है जी, ये बनेगा। आंसर आ गया, आंसर आया है, लेकिन दोनों से मिलाकर यही बनेगा, तभी वो जो है जी आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। क्या पूछा हुआ? 4 मैजिशियन है, थिएटर में परफॉर्म करते हैं ईच डे। पहले हिंदी पढ़ लो भाई, हिंदी पढ़ो तुम लोग, फिर करना। हाँ, 4 दिन लगातार प्रदर्शन करेंगे, प्रत्येक अलग अलग दिन करेगा, लेकिन उसी क्रम में नहीं। डब्ल्यू किस दिन प्रदर्शन करेगा? ठीक है जी, यू वी डब्ल्यू एक्स का बता रखा कब करेगा। तो 1 फरवरी को शुरू होता है और अगले दिन एक्स प्रदर्शन करता है। ठीक है भाई, पहली स्टेटमेंट कहती है 1 तारीख को शो शुरू हुआ, 2, 3 और 4, क्योंकि 4 ही है वो। दूसरे दिन एक्स ने किया है। ठीक है भाई, हो गया सवाल खत्म। दूसरा कहता है यू डज नॉट परफॉर्म ऑन 3 of Feb, वन ऑफ देम परफॉर्म बिटवीन यू एंड वी। ठीक है भाई, 3 को परफॉर्म नहीं करता है कौन? यू। एंड वन ऑफ देम परफॉर्म बिटवीन यू और वी, यू और वी के बीच में एक परफॉर्म करता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब डब्लू तो यहां से भी नहीं आ पाए, क्योंकि यहां तो यू के बारे में मना कर रखा है। हम कुछ और बात ले नहीं सकते, दोनों को मिला के देखें तो हम लोग जरूर कर सकते हैं। 3 तारीख को यू नहीं आ सकता, लेकिन यू और वी के बीच में अगर मैं इधर यू रख दूं तो ऊपर वी नहीं आएगा। इसका मतलब यू यहां है, वी यहां है, डब्लू यहां है, और हो गया सवाल खत्म। दोनों को जोड़ने पर आंसर आएगा, ये रहा। और क्योंकि ना यहाँ पे पहली बात तो दूसरे में ये नहीं पता कि शो शुरू कब हुआ है। अगर ये भी बता दो कि यू और वी के बीच में 1 2, 2 नहीं बेटा, एक ही, बीच में एक ने परफॉर्म किया है, तो ठीक है। तो डब्लू कहाँ है? डब्लू यहाँ हो सकता है, डब्लू यहाँ हो सकता है। कह रखा यू ने 3 तारीख को नहीं किया, तो 3 तारीख आएगी कहाँ? वो भी नहीं पता। तो डब्लू ने किस दिन परफॉर्म किया है, किस तारीख को परफॉर्म किया, वो नहीं बता सकते हम लोग, इसीलिए हमने छोड़ दिया। सारी बातें मैंने माइंड में कैलकुलेट कर ली, इसीलिए मैंने दोनों को जोड़ के देख लिया कि भाई वहां से आंसर नहीं बन रहा। चलिए, क्या मैंने मार्क किया? बिल्कुल मैंने मार्क कर रखा आंसर को। चलिए भाई, आगे बढ़ जाते हैं। चाइना को कैसे कर रखा है वो देखना है। चिले, CHILE को लिख रखा है ECHL। बोले तो पोजीशन बेस्ड कोडिंग है जी। ई को यहां रख दिया, टी को यहां रख दिया, एच को यहां रख दिया, आई को यहां रख दिया, एल को यहां रख दिया। तो चाइना को हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। चाइना को भी सेम पोजीशन बेस्ड कोडिंग में ए को सबसे पहले रखेंगे, फिर आएगा जी CHIN, ऐसा ही कुछ। नहीं भाई, मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने कर दी गड़बड़, है ना। लास्ट वाला सबसे पहले, फिर फर्स्ट वाला आएगा, फिर आएगा ये आई, फिर आएगा ये भाई ये, और लास्ट में आएगा जी। बिल्कुल ठीक है, चाइना का कोड हो चुका, सॉरी, हाँ चाइना का कोड हमने लिख दिया है, ये रहा। इजिप्ट को कैसे लिखा गया है? EZYPT, TEYZP, पहले यहाँ, फिर ये यहाँ, यहाँ, ये यहाँ, सेम वैसा ही है। ठीक है भाई, कर सकते हैं आइदर वाला केस। जब पहले से भी आंसर आ जाएगा, दूसरे से भी सिंगल सिंगल आंसर आ जाएगा।
बिल्कुल सच बात है। हाउ इज पी रिलेटेड टू सी? पी का सी के साथ संबंध बताना है। एच इज द ओनली ब्रदर ऑफ एस एंड पी। एच जो है ओनली भाई है एस और पी का। एस और पी का भाई है, इसका मतलब एस और पी क्या है? लड़कियां हैं। क्यों, कैसे कहा मैंने कि इसका ये आंसर आएगा? अभी बताता हूं भाई मैंने कैसे कहा। मैंने ये ऐसे कहा है, एच इज द ओनली ब्रदर। पहले तो ये तुम लोग हिंदी पढ़ो भाई, कोई फिर महामूर्ख कह देगा कि हिंदी नहीं दिखाई, हम कर देते वरना। मैं मानता हूं बेटा तुम लोगों ने ना कर लिया होगा। चल तो एच इज द ओनली ब्रदर ऑफ एस और पी का इकलौता भाई है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। एच जो है वो भाई है एस और पी का इकलौता भाई है। एस का इकलौता भाई है तो इसका मतलब पी क्या हुई? पी को अगर मैं मेल बना दूंगा तो इसका मतलब एस के दो भाई हैं, एच और पी, जबकि मेरी बात गलत हो जाएगी। तो एस का एक ही भाई चाहिए तो इसका मतलब पी क्या है? पी को बहन बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई? पी का भी एक ही भाई चाहिए तो इसका मतलब एस को तो क्या है? फीमेल बनाना पड़ेगा। मैंने वही तो काम किया है ऊपर, बस मैंने बोला नहीं, मैंने लिख के दिखा दिया। ठीक है जी। हाउ इज पी रिलेटेड टू सी? भाई सी तो आया ही नहीं यहाँ पे, पहली से तो नहीं आ पाया। चलो दूसरे की बात कर लेते हैं। पी इज द वाइफ ऑफ एल। पी जो है वो किसकी वाइफ है? एल की। तो एल क्या हो गया? मेल हो गया। हु आता है अपने से ठीक पहले के लिए। हु इज द सन इन लॉ ऑफ डी? तो एल जो है वो सन इन लॉ है किसका? डी का। डी का दामाद है तो डी ये रहा। डी का जेंडर नहीं पता भाई, डी मेल है फीमेल है क्या है क्या नहीं, डी का जेंडर नहीं पता। बस बताए पी का या तो पिता है या माता है, उसका दामाद है जी एल। तो यहां पर भी पी और सी नहीं आ पाई। पी तो आया सी नहीं आ पाया, पी आया सी नहीं आ पाया। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम तीसरे बंदे की तरफ जाते हैं। डी इज द मदर ऑफ एस एंड टी। डी इज द मदर ऑफ, डी माता है किसकी माता है? एस की माता है एंड टी की। सॉरी 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 बेटा सॉरी, ये ना ऐसा है, टी इज द मदर ऑफ एस एंड टी इज सन इन लॉ ऑफ सी। टी जो है वो सन इन लॉ है किसका? सी का। सी की बेटी का दामाद है ये, इस तरीके की बात है। तो अब इतनी सारी बात हो गई, तो यहाँ पे तो सी आ गया लेकिन पी कहीं पे है ही नहीं। मेन क्वेश्चन शुरू किया, दो हिंट यहाँ पर बन गई। अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना भाई, जहां तक मेरे को लगता है ना अपने को ये तीनों के तीनों जोड़ने पड़ेंगे। कहीं है ऐसा आंसर? ऑप्शन तो है, ये रहा। ठीक है, अब जोड़ के देखते हैं। पी ये था, पी के पति का नाम है जी एल। एल के, एल किसका दामाद है? एल दामाद है जी डी का। तो इसका मतलब इन तीनों बच्चों के कौन है? डी है भाई। माता पिता में से कोई भी है वो क्या है? डी आ गया भाई, डी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा डी क्या है? एस ये रहा जी, तो डी सर्कल में है। ठीक है जी, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारा हमने कर लिया है। डी कहाँ बच गया भाई? कहीं पे गड़बड़ कर दी क्या? एंड टी इज सन इन लॉ ऑफ सी। अबे इसका सन इन लॉ दिखाना है इसको। एच इज ओनली ब्रदर ऑफ एस एंड पी, बिल्कुल ठीक है जी। पी इज वाइफ ऑफ एल, हु इज सन इन लॉ ऑफ डी, ठीक है जी। और डी इज मदर ऑफ एस, एस की मदर है तो इसका मतलब इन तीनों की भी मदर हो गई। एंड टी इज सन इन लॉ ऑफ सी, सी का सन इन लॉ है भाई। तो सी आएगा कहां? किसका बच्चा है? सी तो दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब ये ना आंसर देगा ही नहीं। बस इतनी हिंट कंबाइन हो पाई है, ये अब भी अपने पास बच गया। बच गया तो फिर क्या करेंगे? इसका आंसर बेटा ये नहीं, इसका आंसर होगा जब तीनों ही सफिशिएंट नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई लेवल 3 का सवाल था, कर दिया। बड़ा मुश्किल पूछा गया है भाई लेवल 3 के हिसाब से, खैर करना तो था ही। आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, व्हाट इज द एवरेज डेली वेज ऑफ एक्स वाई और जेड? ठीक है जी, बताना है। वाइज सैलरी इज हाफ ऑफ एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड की सैलरी का आधा है।
तो एक्स प्लस जेड की सैलरी है कितनी वो तो पता ही नहीं अपने को। एक्स वाई जेड, इन दोनों की 40 रुपए है तो इसकी 20 हो गई, इसकी 42 है तो इसकी 21 हो गई, तो इनकी है कितनी वो तो दे ही नहीं रखा। ठीक है भाई, और मेरे को पता ही दोनों से मिलाकर बनेगा। एक्स एंड वाई टुगेदर अर्न 40 रुपए मोर देन जेड एंड जेड अर्न 500। लो भाई आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, 500 आ गया जेड का। एक्स और वाई टुगेदर जो है वो 40 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं, तो एक्स और वाई जो है इन दोनों का टोटल कितना है जी, 540 आ गया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट इज द डेली वेज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ओके, मैथ का सवाल हो गया यार। और वो भी एवरेज बताना है तीनों का कि किसका कितना होगा। व्हाट इज द एवरेज का क्या था यार, व्हाट इज द डेली एवरेज वेज ऑफ एक्स वाई जेड। अगर ऐसा है तो एवरेज तो हम लोग निकाल सकते हैं दोनों से मिलाकर, है ना, एवरेज तो आ ही जाएगा। दोनों से मिलाकर भी कहाँ, पहले की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अपने को क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है, तीनों का टोटल जितना कमाया और उसको 3 से भाग कर दिया, तो जितने बंदे होते हैं वही तो है, और इसका हम लोग करें तो कितना बनेगा, 1040, 1040 डिवाइडेड बटे 3, तो एवरेज आ जाएगा तीनों का। इन तीनों का एवरेज निकालना है। आई थिंक मैं सही समझ रहा हूँ, ऐसा ही कुछ होगा। एवरेज डेली वेज ऑफ, तीनों का एवरेज निकालना है साथ में, या सिंगल सिंगल की निकालनी है यार, कंफ्यूजन है भाई। एक दिन का एवरेज कितना है, इसका मतलब तीनों का अलग अलग निकलना चाहिए। और वैसे भी 3 से भाग करने पर ही तो पॉइंट ही देगा। ठीक है भाई, ये मैथ का हो गया ना, इसको मैं छोड़ता हूँ फिलहाल पता नहीं एक तो सवाल में है क्या। चलिए वापस आते हैं अपने सवाल की तरफ, इसका हिंदी देखते हैं, बाद में इंग्लिश में करते हैं। क्यू वेट, ये क्या है भाई, क्यू, अच्छा अच्छा ठीक है जी, समझ आ गया। 5 है क्या, 5 है जी, लाइटेस्ट बताना है। पहली स्टेटमेंट है क्यू का वेट कम है पी से, पी एंड एस ऑल्सो। फुल स्टॉप है, पॉइंट है, क्या है, ये भी गायब है भाई। क्यू वेट, क्यू का वेट जो है ना वो पी से कम है और एस से भी कम है। पी और एस या तो ऐसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, ऑल्सो एस वेट ज्यादा है टी से, एस का वेट ज्यादा है टी से। ऐसा भी तो हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है। फिर भी एक बंदा बच गया, ऊपर कहाँ आएगा, नहीं आया, तो पहले से तो आंसर नहीं आ पाया। आर वेट ज्यादा है क्यू से आर का वेट ज्यादा है जी, क्यू से ज्यादा वेट है जी आर का, बट टी से कम है, टी से कम है भाई आर का वेट। चलिए हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लाइटेस्ट तो यहां से भी नहीं आ पाया, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्यू का वेट कम है पी से और एस से भी, एस का वेट ज्यादा है जी टी से, टी से एस वेट ज्यादा है, एस का वेट ज्यादा है जी टी से, यहां आ गया। क्यू का वेट कम है पी से, तो पी कहाँ आएगा, पी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ऊपर आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। तो इसका मतलब लाइटेस्ट तो बचेगा क्यू, आंसर तो आ गया अपना क्यू, बोले तो दोनों से मिलाकर।
ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई, ये रहा जी। अच्छा, इसमें ना एक बात और भी है, देखो क्या है। तुम्हें लगे ना कि सर आपने पी यहाँ पे रख दोगे तो ये बनेगी पॉसिबिलिटी, सर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो बन सकती है, सर तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो बन सकती है। कुछ भी मान लो, या पी को यहाँ पे रख दो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा भाई, आंसर पूछा था लाइट टेस्ट, जितनी भी पॉसिबिलिटी तुम लोग बनाओगे ना, उन सभी में लास्ट वाला तो क्या आएगा, क्यू ही आने वाला है। उस केस में भी हम लोग ठीक मान लेते हैं आंसर। ऐसा तो है कि पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन ना हर पॉसिबिलिटी में कोई एक बंदा ऐसा जो हर पॉसिबिलिटी में सेम स्थान पर आ रहा है, चाहे वो पहला बंदा हो, चाहे वो आखिरी बंदा हो, चाहे कोई बीच वाला बंदा हो। तो इसका मतलब ठीक कुछ भी हो, उस बंदे की पोजीशन पता चल गई अपने को। बात समझ में मैंने क्या कहा, कि उस बंदे की पोजीशन पता चल गई। देखो अब इसमें से हैवीएस्ट क्या है वो नहीं पता अपने को, लेकिन ठीक कोई सी भी कंडीशन हो, हर बंदा क्यों ऐसा बंदा है जो हर बार आखिरी में आएगा ही आएगा, सबसे नीचे आएगा, सबसे हल्का है। तो लाइट टेस्ट बताना, तो लाइट टेस्ट हम लोगों ने बता दिया है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पर। हिंदी में देख लो भाई, पूरा पढ़ लो, फिर इंग्लिश में आते हैं भाई। 2 घंटे हो गए क्या, लगभग 1.5 घंटा हो गया भाई। ठीक है, 1.5 घंटे में 22वें सवाल पर आए हैं, और एक सवाल हमने छोड़ा है जो कि मैथ का है। मेरे समझने में दिक्कत है, तुम लोग उसको कर लोगे, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं ये भी कह सकता था कि भाई इसको तुम लोग खुद से कर लेना, लेकिन ऐसा नहीं है। पता नहीं क्या है, मेरे समझने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ ना, ऑफलाइन का मतलब कि ऑफलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें इतना मज़ा नहीं आता है कि भाई धीरे धीरे माइंड अपने आप ही स्लो हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, ठीक है। बस वही वाली बात है, और कुछ भी नहीं है। ये काफ़ी बड़ा सा सवाल है। नहीं भाई, बड़ा सवाल नहीं है, ऑप्शन में हेर फेर है, ठीक है। क्या बेटा, ये है ना, ये मेरे बच्चे ऑप्शन लिख रखे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। और आंसर लगाना इसके हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल ए ठीक है, तो ना ए कहां लिखा है, वो बी स्थान पर, तो बी को टिक करूंगा मैं। ये टिक करने लायक नहीं था, टिक करने लायक ये था। टिक बोले तो या सिलेक्ट बोले तो एक ही बात है, ठीक है जी। चलिए, मतलब ये तो आंसर नहीं है, चेक करेंगे क्या है। शॉर्टेस्ट अमंग स्मिता, तान्या, रेखा। एस टी आर में से छोटा कौन है? स्मिता इज टॉलर देन रेखा। स्मिता जो है रेखा से बड़ी है, रेखा से बड़ी है। रेखा इज शॉर्टर देन तान्या। रेखा जो है तान्या से छोटी है। तो तान्या, ऐसा हो सकता था कि तान्या यहां हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है। तो स्मिता, नहीं स्मिता नहीं, शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट पूछा था, सबसे छोटा कौन है। तो या तो ये कंडीशन ठीक है या ये कंडीशन ठीक है, कंडीशन कोई सी भी ठीक हो, रेखा तो अंतिम में ही रहने वाली है। तो यहां से तो आंसर आ गया अपने पास, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। रेखा इज शॉर्टर देन सुरभि। सुरभि कहां से आ गया भाई, है भाई, सुरभि कहां से आ गया यार। समीता, तान्या, रेखा। हाँ ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। सवाल में ना क्या झोल झाल है। इसका है लेवल 3 का, फिर से मुश्किल सवाल है ना। देखो क्या है, पूरा पहले मैं समझा लिखता हूँ, बताता हूँ, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा खुद ही अपने आप ही। रेखा इज शॉर्टर देन सुरभि। सुरभि से छोटी कौन है जी, रेखा। सुरभि इज टॉलर देन स्मिता। तो सुरभि हो गया, सुरभि इज टॉलर देन स्मिता। हो सकता है स्मिता यहाँ हो या स्मिता यहाँ हो। तान्या इज शॉर्टर देन सुरभि। तान्या जो है वो सुरभि से छोटी है, तो सुरभि से छोटी तान्या। तो तान्या यहाँ भी हो सकती है, तान्या यहाँ पर भी हो सकती है। तो काफी सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन अपने को छोटा बताना है स्मिता, तान्या और रेखा में से। स्मिता, तान्या और रेखा में से छोटा बताना है अपने को। तो छोटा तो रेखा ही रहेगी भाई, समझे क्या। दोबारा समझाता हूं। रेखा इज शॉर्टर देन सुरभि। सुरभि से छोटी कौन है जी, रेखा। बेटा देख तो पा रहे होगे ना, बिल्कुल देख पा रहे हो, रेखा है जी। सुरभि इज टॉलर देन स्मिता। उधर से देख लेते, तान्या इज शॉर्टर देन सुरभि। सुरभि से छोटी कौन है जी, तान्या। सुरभि, सुरभि इज टॉलर देन स्मिता। तो यहाँ पे क्या आएगा, सुरभि से नीचे क्या है, सुरभि के नीचे तान्या लिख दूं मैं।
बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई मैं। और तान्या से भी छोटी कौन है? सुरभि इज टॉलर देन स्मिता हो गया। तान्या इज शॉर्टर देन सुरभि, बिल्कुल ठीक है। रेखा इज शॉर्टर, सुरभि इज टॉलर देन स्मिता, स्मिता से बड़ी है। अच्छा जी, स्मिता को बेटा यहां लिख दो तो भी ठीक है। रेखा इज शॉर्टर देन सुरभि, रेखा इज शॉर्टर देन सुरभि, बिल्कुल ठीक है। सुरभि इज टॉलर देन स्मिता, स्मिता से बड़ी है, तो स्मिता यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है। तान्या इज शॉर्टर देन सुरभि, तान्या जो है सुरभि से छोटी है, बिल्कुल ठीक है जी। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये बनेगी, एक बनेगी सुरभि, सुरभि स्मिता, सुरभि तान्या रेखा और स्मिता, ये बनेगी। रेखा इज शॉर्टर देन सुरभि, ठीक है जी। सुरभि इज टॉलर देन, ठीक है जी। तान्या इज शॉर्टर देन सुरभि, बिल्कुल ठीक है जी। और अपने को छोटा बताना है, स्मिता तान्या रेखा, ये भी हो सकता है जी। लेकिन यहां पर भी आ सकती है, यहां पर भी आ सकती है। देखो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, पॉसिबिलिटी वाला गलत होता है। इसमें एस एच स्मिता छोटी है, इसमें रेखा छोटी है, दोनों छोटी हैं, गलत हो गया। खास बात क्या है? खास बात है स्मिता तान्या और रेखा में से छोटी बताना था। सुरभि अगर सबसे नीचे आ जाती ना तो मैं सुरभि को ठीक नहीं करता भाई, आंसर मेरा फिर भी आ जाता। क्यों? क्योंकि मेरे को तो इन तीन बंदों में से कौन सा छोटा वो बताना था। देखो उन तीनों में से कौन सा, उधर से तो आंसर पहली से स्टेटमेंट से आंसर आया कि रेखा ही छोटी है, पॉसिबिलिटी बनी, लेकिन दोनों से आंसर आ गया कि रेखा ही छोटी है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनी, लेकिन एक बार आया स्मिता छोटी है, एक बार आया रेखा छोटी है, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाया। नहीं आ पाया तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब यहां से आंसर नहीं आ सकता और सिर्फ पहली स्टेटमेंट से आंसर आएगा। स्टेटमेंट वन इज अलोन टू, ठीक है जी। ए कहां लिखा होगा? बी में। लो भाई, जो तुक्का मारा था वही अपने आप में ठीक हो गया। भाई देखो बात क्या थी ना, कितने भी बंदों के बारे में बात कर ले, ऊपर पूछ रखा उन तीनों में से छोटा कौन सा है, हमें उन तीनों का ही लेना था। उनसे नीचे अगर 10 लाख बंदे भी छोटे हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें नहीं लेना था, कंसिडर नहीं करना था। क्यों? क्योंकि अपने को पूछा गया उन तीन में से, उन तीन में से जो था वो हम लोग बता सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं भाई। ऑन विच डेट इज इवांशुज बर्थडे? इवांशु का बर्थडे कब है? इवांशु बर्थडे इज ऑन द रिपब्लिक डे ऑफ ए कंट्री। आ तो गया, रिपब्लिक डे एक ही दिन मनाया जाता है, 26 जनवरी को, तो पहले से तो आंसर आ गया। द कंट्रीज नेशनल फ्लैग इज ए ट्राई कलर फ्लैग विद एन अशोक चक्कर इन इट सेंटर। इसका जन्मदिन का क्या मतलब है भाई? जन्मदिन के बारे में तो बात ही नहीं है, सिर्फ पहली स्टेटमेंट भाई। हु इज द शॉर्टेस्ट अमंग, इनमें से छोटा कौन सा है? रिपीटेड तो नहीं है ये रिपीटेड लग रहा है भाई मेरे को। ठीक है, हमने सवाल किया है, ये किया तो था। डी इज टॉलर देन सी, ए इज टॉलर देन बी, ए बी की दिक्कत थी उसकी थी, जहां पे आंसर कितना आ रहा था अपना, तीनों वाला आंसर जो आ रहा था। ठीक है, वो रिपीटेड सवाल है भाई, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। हु इज द फादर ऑफ एम, एम के फादर बताना है। पहला कहता है पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, भाई पी और क्यू ब्रदर है, एम के बारे में तो जिक्र ही नहीं है पहले में, तो पहले से तो आंसर नहीं आ पाएगा। क्यूज वाइफ इज द सिस्टर ऑफ एम्स वाइफ, एम की वाइफ है, तो यहाँ पे क्या है? एम का फादर, क्यूज वाइफ, क्यू की वाइफ जो है सिस्टर है एम की वाइफ की, एम की वाइफ की बहन है, ये दोनों बहन है। तो एम का फादर कौन है? एम का फादर तो यहां से भी नहीं आ पाया, तो फिर क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के देख लेते हैं, दोनों को जोड़ लो। पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, पी और क्यू जो है वो ब्रदर्स हैं। इसका भाई कौन है? पी। लो भाई, एम का फादर तो अब भी नहीं आ पाया, तो ना पहले से ना दूसरे से। इज राजू फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, राजू को घूमने का शौक है, यही बात है ना? क्या राजू को यात्रा करना पसंद है? बिल्कुल सही बात है। राजू है सीन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड
सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसने देख रखा है तो इसका मतलब जरूरी थोड़ी है कि उसको घूमने का शौक है, हो सकता है किसी काम से गया हो तो देख रखा उसने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से तो आंसर नहीं आ पाया। राजू लाइक टू बी इन द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड। राजू को अपनी दोस्तों की कंपनी में रहना पसंद है। दोस्तों की कंपनी, दोस्तों के साथ रहना पसंद है, इससे ये कभी भी मतलब नहीं होता कि उसको घूमने का शौक है। हो सकता है उसको अपने दोस्तों के साथ रहने का शौक है, ठीक है, लेकिन उसके दोस्तों को और उसको घूमने की बजाय भाई कहीं बैठे रहने का शौक हो कि भाई हम तो यहीं पे ही रहेंगे, उसके अलावा कुछ और उसको हो ही ना। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हो सकता है मूवीज का शौक हो, तो घूमने फिरने का शौक जो है वो यहाँ से भी पता नहीं चल पा रहा है। हो सकता है यहाँ किसी काम से गया हो, तो यहाँ पे घूमने के बारे में उसको शौक है या नहीं है वो ना ऊपर से पता है ना दोस्तों के बारे में पता है, तो कहीं से भी नहीं पता, ना पहला ना दूसरा, कहीं से भी आंसर सफिशिएंट नहीं है, ये नहीं होगा। both statement taken together to sufficient the answer of the question, but neither statement alone is sufficient. Statement are together not sufficient and additional data is needed to answer the question. ये होगा भाई, सॉरी यार क्या हो गया। ठीक है, यही बात है, पहली दूसरी से सफिशिएंट नहीं है, बाकी का डाटा भी चाहिए आंसर के लिए, बिल्कुल सही बात है। फ्रेंड का इंटरेस्ट पता होता तो जरूर कर लेते, ईस्ट वेस्ट के अलावा कुछ और काम होता कि ट्रिप के लिए गया हुआ है, धार्मिक स्थल देखने के लिए गया हुआ, तो हम लोग जरूर कर सकते थे, ठीक है, लेकिन एडिशनल डाटा लगेगा बेटा। चलिए आगे आते हैं। एक्स और वाई में से कौन सा अच्छा डांसर है, ये पूछा हुआ है। एक्स हैड गिवन मोर डांस ऑडिशन, ज्यादा डांस ऑडिशन देने से इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अच्छा डांसर हो गया, पता ही नहीं। दूसरी बात, एक्स के बारे में तो बात, वाई के बारे में तो बात ही नहीं कर रखी है, तुम्हें लगे सर जब एक्स के बारे में बात कर दी इसका मतलब वाई अपने आप बच गया, ठीक है भाई, लेकिन ज्यादा ऑडिशन देने से इसका मतलब ये थोड़ी कि अच्छा डांसर है वो। प्रभु देवा एक ऑडिशन दे जब भी अच्छा डांसर है, लाख ऑडिशन दे जब भी अच्छा डांसर है, फर्क थोड़ी पड़ता है। अब कहां प्रभु देवा और कहां मैं, वो एक ऑडिशन दे, मैं 5 लाख ऑडिशन दे दूं भाई, मैं अच्छा डांसर हो गया क्या? बिल्कुल भी नहीं हो गया भाई, तो गलत हो गया। एक्स had given more stage, sorry, Y had given more stage performances, ठीक है भाई, Y ने ज्यादा स्टेज परफॉर्मेंस दी है। अब अगर हम इसकी बात करें, हाँ बिल्कुल, हम इसकी बात करें तो वाई हैड गिवन मोर स्टेज परफॉर्मेंस, तो क्या इससे ये पता चलता है कि वो अच्छा है, अच्छा परफॉर्मेंस है, सॉरी अच्छा डांसर है? बिल्कुल भी नहीं पता लगता। अच्छा डांसर है का पता तब लगेगा जब या तो कोई बोल रखा हो कि भाई उसने फलाने इनाम जीत रखे हैं, फलाने मेडल जीत रखे हैं, अगर मेडल है डांस में तो इनाम है, प्राइज है, कैश है, कुछ जीत रखा है, तो पता चलता है कि वो अच्छा डांसर है। या लोग उसकी ज्यादा तारीफ करते हैं तो पता लगता है कि अच्छा डांसर है। लेकिन ज्यादा परफॉर्मेंस से क्या फर्क पड़ता है भाई? हमने सभी ने अपने स्कूल कॉलेज में, मैं अगर बात करूं, ठीक है मेरे तो खैर नहीं, लेकिन अगर अधिकतर बात करें, मेरी क्लासमेट्स की बात करें, 12वीं तक हमने स्कूल में रहे हैं भाई हम लोग, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो हर साल एनुअल फंक्शन में डांस करते थे, जन्माष्टमी का फंक्शन था उसमें डांस कर रहे हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी का उसमें डांस कर रहे हैं, हर बार डांस कर रहे हैं। लेकिन इससे ये कहां प्रूव हो रहा है कि वो अच्छे डांसर हैं? आज वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो डांस की फील्ड में भी नहीं है आजकल भाई, क्या कर रहे हैं? तो क्या था? ठीक है, ज्यादा स्टेज परफॉर्मेंस से फर्क थोड़ी पड़ता है कि वो अच्छा डांसर है, नहीं पड़ेगा भाई बिल्कुल भी, तो नहीं हुआ। अच्छा दोनों से मिला दे तो क्या होगा? दोनों से मिला दे तो भाई कंपैरिजन कुछ है ही नहीं, एक ने का ज्यादा ऑडिशन है, एक का ज्यादा स्टेज परफॉर्मेंस है, भाई कंपेयर करने के लिए दो चीज तो साथ साथ लेके आओ। बात समझ में आ रही है ना भाई? कंपैरिजन होगा ही किस में? साथ वाली चीजों में होगा, ऐसा थोड़ी कि किसी में भी कंपेयर। अब मेरी कंपैरिजन किससे करोगे भाई? लड़के की कंपैरिजन, अगर मेरी हाइट की कंपैरिजन करनी है तो साइड वाले बंदे की भी तो हाइट लो भाई, मेरी भी हाइट उसकी भी हाइट, मेरी 180 सेंटीमीटर हाइट है, उसकी अगर उसका वेट ले लोगे तो कैसे बता पाओगे कौन लंबा है भाई? हो सकता है उसका वेट 60 किलो हो लेकिन वो मेरे से भी लंबा हो भाई, 190 सेंटीमीटर हाइट हो उसकी, फिर क्या कर लोगे? नहीं चलता भाई ऐसा। हाइट का कंपैरिजन हाइट के साथ करेंगे, वेट का कंपैरिजन वेट के साथ करेंगे। यहां डांस यहां ऑडिशन है और यहां स्टेज परफॉर्मेंस है, दोनों फर्क है चीजें। ऑडिशन तो कहीं पर भी हो जाएगा भाई, स्टेज परफॉर्मेंस के लिए क्या कि प्रॉपर स्टेज होगी और सामने कुछ लोग बैठे होंगे, दर्शक बैठे होंगे, तब होता है। ऑडिशन के केस में ऐसा नहीं होगा। ऑडिशन के केस में क्या हुआ, ठीक है तुम लोग डांस कर रहे हो और इधर कोई एक जज होगा, 3 जज 5 जज हो सकते हैं, उससे फालतू नहीं होंगे भाई वो,
ठीक है, तो फर्क होता है। तो दोनों के दोनों यहाँ पे इसका आंसर नहीं होगा, और इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ना स्टेटमेंट पहली ना दूसरी सफिशिएंट है आंसर करने के लिए। ठीक है भाई, चलते हैं अगला सवाल कुछ है नहीं भाई। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। ऑफिसर्स बैच है हमारा, 9 मंथ की वैलिडिटी 1999 में, 15 मंथ की वैलिडिटी 2499 में। सिंगल कोर्सेज भी अवेलेबल है हर सब्जेक्ट के, आप लोग चाहें तो उनको भी परचेज करके ऐप पे और फिर अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कराएं। सिर्फ एक सवाल में जो है मैं फंस गया, वो पता नहीं उसका आंसर क्या होगा, और वो सवाल उतना समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को पता चलता है तो आप लोग हमारे डाउट ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो हमारे फोल्डर में किसी भी एग्जाम के फोल्डर में देख रहे हैं तो आपको डाउट ग्रुप का पता ही होगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज करके मेरे पास उसका आंसर भेज सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत भाई।